अध्याय 93 स्त्रियोचित एक। आहा, क्या आश्चर्य है। तुम कब से जाग रहे थे? मुझे आशा है कि आपने मुझे नहाते हुए नहीं देखा होगा। शांत दिखने की पूरी कोशिश करते हुए मैंने अपनी तलवार पकड़ी और उसकी ओर देखा। मैंने जल्दी से अपनी पर्यवेक्षक की आंख को प्रवर्धन ओप से बढ़ा दिया। उसके उलझे हुए बाल और आधी बंद आंखें बता रही थीं कि वह बहुत देर से जागी नहीं थी। राहत महसूस करते हुए मैंने लापरवाही से जवाब दिया, मैं अपने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था। कहाँ, क्यों? पेल की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। उसका संदेह निराधार नहीं था। सुबह सुबह गायब हो जाना और फिर हथियार लेकर वापस आना संदिग्ध प्रतीत हुआ। मैंने शांत रहते हुए उससे कहा, मैं कालकोठरी के प्रवेश द्वार का निरीक्षण करने गया था। क्यों? तुम अकेले गए थे? तुम्हें हमें जगह देना चाहिए था। पीएल का संदेह कम नहीं हुआ। वह लगातार मेरी ओर घूरती रही। ओह, मुझे इस गलतफहमी को दूर करना होगा। हाल ही में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक अभिनेता बन गया हूं। ट्विस्टेड नोबल की गरिमा को बढ़ाने के लिए एम्पलीफिकेशन और का उपयोग करते हुए मैंने अधिकार की भावना को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। पील, मैंने सांस छोड़ते हुए कहा, आप में दूरदर्शिता की कमी है। पेल ने शत्रुता से भरकर घूरा। लंबे समय के बाद पुराने पीएल को देखना अच्छा था, लेकिन ये पुरानी यादों में खो जाने का समय नहीं था। क्या? मैं उसके करीब गया और धीमी आवाज में बोला ताकि केवल वह सुन सके। ज्यादातर लोग ये जानते हुए कि हम हॉस्पिटल दर्रे में होंगे, थर्मल उपकरण लाने की जहमत नहीं उठाते थे। क्या आप सचमुच उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? पेल चुप था। मैंने आगे कहा, जैसे ही मैंने सुना कि हम हॉस्पिटल दर्रे की ओर जा रहे हैं, मैंने कई अनुमान लगाए और सबसे संभावित अनुमान को चुना। आप में से बाकी लोग साधारण कपड़े और बेकार टॉयलेटरीज लाए थे, और ये दर्रा आपके परिवार के इलाके पेल दे चालोन में है। आपने क्या तैयारियां की थीं? पेल ने मेरी ओर देखा। एक क्षण बाद उसने अपना सिर हिलाया। कुछ खास नहीं। मुझे लगा था कि अकादमी सब संभाल लेगी। मैं योजना बनाने में अच्छा नहीं हूं। जैसा कि मैंने खेल से जाना था, पीएल को ज्यादा सोचना पसंद नहीं था। लेकिन मैंने इसे जाने नहीं दिया। पील दे चालोन, तुम महान चालोन परिवार से एक कुलीन हो और हमारी कक्षा में दूसरे नंबर पर हो। अगर तुम भी ऐसे हो तो बाकी छात्रों का क्या? सच कहूं तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन हालात मेरे अनुमान से भी बदतर हैं। अपनी योजनाएं साझा करने से सबका मनोबल गिरेगा। उन्हें बस आराम करना चाहिए और अपनी ताकत बनाए रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने अकेले ही आसपास का जायजा लिया। समझ रहे हो? पेल ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति भाव शून्य थी। अच्छा, ऐसा है। ओह, उसे मनाने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। मैं पेल के पास से जाने ही वाला था कि इंतजार। पेल ने मेरी कलाई पकड़ ली। क्या चल रहा है? मुझे तुमसे अलग से कुछ कहना है। चलो कहीं शांत जगह पर चलते हैं। उसने हमारे सोए हुए साथियों की ओर देखा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बातें सुनी जाएं। हम पीएल के साथ एक निजी बातचीत। इस बार वह क्या करेगी, क्या कहेगी, मैं उत्सुक हूं। बाकी लोग अभी भी सो रहे थे, इसलिए हमारे पास समय था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पीएल की पकड़ कोमल थी। प्रशिक्षण मैदान में बिताए गए समय से यह बहुत अलग है। बेशक इस समय दिया जाने वाला उत्तर था, मैंने मना कर दिया। क्यों? पेल की आंखें उदास लग रही थीं। आह, इस अभिव्यक्ति का विरोध करना कठिन है। मैं किसी भी अन्य लड़की के खिलाफ जा सकता था, लेकिन पीएल अलग है। थियो, ये कमीना पेल को पसंद करता है। समस्या यह है कि इसका असर मुझ पर भी पड़ता है। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मैंने जल्दी से नजरें फेर लीं। आह, जैसे ही मैं कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहा था, मैंने महसूस किया कि पेल का हाथ मेरी कलाई से हट गया। तभी, ओह ठंड है। ओह थियो, पील तुम जाग रहे हो। ट्रेविस अपनी आंखें मलते हुए जाग गया। अच्छा समय। अचानक आश्चर्यचकित होकर पेल और मैं उसकी ओर मुड़े। आह, हाँ, क्या तुम दोनों बात कर रहे थे? क्या मैंने अनाड़ीपन से मूड खराब कर दिया? माफ करना। ट्रेविस ने अपना सिर खुजाया और अजीब तरह से हंसने लगा। मोनिका और एंड्रू भी जागने लगे। ठीक वैसे ही जैसे जब आप किसी सांप को दीवार पर से जाते हुए देखते हैं तो आपको उसे जाने देना चाहिए। मैंने आखिरी बार पेल की ओर देखा, फिर टीम को संबोधित किया। मुझे कालकोठरी का प्रवेश द्वार मिल गया है। सच में? वाह, कैसे? क्या ये पास में है? अद्भुत, सचमुच। ट्रेविस और मोनिका स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। एंड्रू हमेशा की तरह उबा हुआ लग रहा था। मैं बिना मतलब की बातें नहीं करता। हमें कालकोठरी के प्रवेश द्वार के पास नाश्ता करना चाहिए। चलो अभी चलें। टीम 2 थियो की टीम कालकोठरी की ओर निकल पड़ी।
ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर 1 घंटे तक चलने के बाद थियो ने पुकारा, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा, यह मेरे विचार से कहीं अधिक निकट है। ठीक है, लेकिन क्या हम अभी कुछ खा सकते हैं और वहां पहुंचते ही? जब मुझे भूख लगती है तो मुझे कोशिश करना मुश्किल लगता है, हे। ट्रेविस और मोनिका ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। एंड्रू, जो अभी भी उबा हुआ लग रहा था, ने जवाब देने के बजाय सिर हिला दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह शारीरिक रूप से थके हुए थे। इसका कारण थियो था, जो किसी तरह टीम का नेता बन गया था। धिक्कार है उस चालाक कमीने पर। वह उन्हें लड़कियों के साथ खेलने के लिए ही इस सुदूर स्थान पर लाया था। उसमें ऐसा क्या आकर्षक है? उसका चेहरा तो सुंदर है, हाँ। उनमें एक विशेष आकर्षण था, कुछ ऐसा जो विश्वास पैदा करता था। एक पुरुष के रूप में भी वह खुद को विश्वसनीय महसूस करता था, इसलिए लड़कियों के लिए तो यह और भी अधिक विश्वसनीय होना चाहिए। लेकिन किशोरावस्था के मध्य में तथा अभी युवावस्था से बाहर निकला एक लड़का अपने और अन्य बच्चों के बीच के अंतर को आसानी से स्वीकार नहीं कर सका। अब जो भावना उमड़ रही थी वह ईर्ष्या और हीनता का मिश्रण थी। एंड्रू जैक्सन, एलेनिया अकादमी का प्रतिभाशाली जादूगर, उसका ऊंचा गर्व टूटने के कगार पर था। उसकी तो एक मंगेतर भी है। नायकों को बहुविवाह की अनुमति थी। वास्तव में यह अजीब बात होगी यदि उनकी एक से अधिक पत्नियां न हों। नायकों को थोड़ा बहुत स्त्री संबंधित होना अच्छा लगता था। एंड्रू के विपरीत, जो एक आम आदमी है, थियो वाल्डेर के महान परिवार से एक कुलीन व्यक्ति है। उसके सफल न होने का कोई कारण नहीं था। उफ, पिछली रात की घटना याद आते ही एंड्रू का सिर दुखने लगा। उसने सोचा कि उसने आयशा के प्रति अपनी भावनाओं से छुटकारा पा लिया है, लेकिन स्पष्टतः ऐसा नहीं था। जिस तरह से वह शर्माते हुए चेहरे के साथ थियो के सामने झिझक रही थी, उससे स्पष्ट था कि वह एक प्रेम में पड़ी लड़की थी। एंड्रू ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, और यह आयशा के साथ खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उसने महान वन की एल्फ राजकुमारी सिएना के साथ सबके सामने घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। थियो भी बिना किसी हिचकिचाहट के घमंडी और कांटेदार जंगवूही के पास गया। वह भी उसे अजीब नजरों से देख रही थी, और आज सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि पेल उसकी कलाई पकड़े हुए है। वे सभी आकर्षक महिलाएं थीं, किसी के भी प्यार में पड़ने वाली नहीं। धिक्कार है, थियो उस ओर्क नोक्टार के साथ इतना दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा है? लेकिन एंड्रू को इसका उत्तर पता था। नोक्टार के साथ उसकी दोस्ती एक मोह थी। यदि वह लड़कियों के करीब जाता तो उसके इरादे स्पष्ट हो जाते। वह नहीं चाहता था कि उसे वासना से प्रेरित व्यक्ति के रूप में देखा जाए। वह सचमुच गणनाशील व्यक्ति है। नहीं, क्या पिछले सेमेस्टर में उनकी मूर्खतापूर्ण उपस्थिति एक नाटक थी? वह कई मायनों में अप्रत्याशित व्यक्ति है। एंड्रू को सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई कि अंदर ही अंदर उसने थियो को एक दुर्गम बाधा के रूप में स्वीकार कर लिया था। सच कहूं तो वह न केवल लड़कियों को रिझाने में अच्छा था, बल्कि वह एक अच्छा इंसान भी था। यहां तक कि जब पहले भी उन पर गलत आरोप लगाया गया था, तब भी उन्होंने उसे माफ कर दिया था। मछली पकड़ने वाले क्लब में थियो ने अपने कीमती अतिरिक्त कपड़े पेश किए। वह बहुत विचारशील था। क्या दयालुता महत्वपूर्ण है? एक समय ऐसा आया जब एंड्रू को इस बात का एहसास हुआ और उसने सहमति में सिर हिलाया। एंड्रू ने उस भावना को पहचान लिया जो उसके अंदर उमड़ रही थी। ये हीनता की भावना थी। वह दृढ़ निश्चय से भरकर हंसा। मैंने अभी तक तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेके हैं, थियो। हीनता की भावना केवल समान कद वाले लोगों के प्रति ही महसूस की जा सकती है। मैं तुम्हारा पूरा अध्ययन करूंगा और शांत भी हो जाऊंगा। दिखावे और पृष्ठभूमि से कोई मदद नहीं मिल सकती, लेकिन जो सीखा जा सकता है वह उसे अच्छी तरह सीख लेगा। और वह हॉट डॉग की दुकान वाली लड़की सैली का दिल चुरा लेगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, थियो। जब एंड्रू ने ये गंभीर प्रतिज्ञा की, हम पहुंच गए हैं। ये प्रवेश द्वार है। नेतृत्व कर रहे थियो ने घोषणा की, नए विज्ञापन टॉगल करें, वुमनाइजर शीर्षक ब्रिटनी स्पीयर्स के इसी नाम के गीत से लिया गया है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका अर्थ पुरुष स्त्रियोचित है। जाहिर है, इसी नाम का एक निश्चित महिला उपकरण भी है। मैंने सोचा कि मैं ये दिलचस्प बात आपसे साझा करूं। अध्याय 94, स्त्रियोचित 2। मैंने कालकोठरी के प्रवेश द्वार का अध्ययन किया। यह एक साधारण गुफा का प्रवेश द्वार जैसा लग रहा था, जिसे यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। हम तो फिर कहाँ? मैंने इसका निरीक्षण करने के लिए अपनी पर्यवेक्षक की आंखों का इस्तेमाल किया। जल्द ही मैंने कुछ अलग देखा, एक जादुई पारदर्शी दीवार जो अंदर को बाहर से अलग कर रही थी। ये बात है, खेल में लोग इसे डेंगोन गेट यानी कालकोठरी का प्रवेश द्वार कहते थे।
हालांकि बहुत सी चीजें बदल गई हैं, लेकिन कालकोठरी के स्थान नहीं बदले हैं। मैंने सिर हिलाया और अपनी टीम की ओर मुड़ा। सभी घबराए हुए लग रहे थे। हम बस अंदर आ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। उनके तनावग्रस्त चेहरे तुरंत शांत हो गए। ट्रेविस ने एक लंबी सांस छोड़ी। ओह, यह अच्छा है। हालांकि पेल विचारशील लग रहे थे। लेकिन अगर पास में ही कोई और तहखाना हो तो क्या होगा? हो सकता है कि यह वो न हो जिसका जिक्र प्रोफेसर ने किया था। मैंने सुना है कि यहाँ आसपास कई तहखाने हैं। मैंने शांतिपूर्वक पेल की नजरों से नजरें मिलाईं। अन्य लोग पील और मेरे बीच देख रहे थे। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्होंने सोचा कि उसने सही बात कही है। अच्छा सवाल है, पेल। लेकिन मुझे पता था कि इसे कैसे संभालना है। मुझे स्वयं को नेता के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता थी। बेहतर है कि अभी किसी भी संदेह को दूर कर लिया जाए, बजाय इसके कि कालकोठरी में असहमति का सामना किया जाए। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। यह कोई चिंता की बात नहीं है। यह एक स्मार्ट प्रश्न था, लेकिन हीरो अकादमी के नए छात्र के लिए यह एक बुनियादी प्रश्न था। अगर मैं उसे मना सकूं तो मैं अपना अधिकार मजबूत कर सकूंगा। पील, कल रात याद है प्रोफेसर ने क्या कहा था? उसने हमें पास के एक तहखाने की खोज करने को कहा। क्या तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ लगी? कुछ क्षण विचार करने के बाद पील ने आह भरी। उसके चेहरे पर समझदारी झलक रही थी। आह, आपको यह मिला? मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर ने सिर्फ फॉस्पाटिल दर्रे के पास एक तहखाने की खोज करने को कहा था। उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन सा। पेल ने मेरी ओर देखा और अन्य लोगों ने भी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। प्रोफेसर ने हमें यह नहीं बताया कि किस तहखाने में जाना है, बस इतना बताया कि वह फॉस्पाटिल दर्रे में है। यह तहखाना उस विवरण पर खरा उतरता है। मैंने प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। टीम ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया। अब सौदा पक्का करने का समय आ गया था। जरूर, हम नहीं जानते कि यह कालकोठरी कितनी कठिन है। शायद कुछ संकाय सदस्य ही जानते होंगे। लेकिन हमारे पास ये है। मैंने उन्हें वह जादुई स्थान क्रिस्टल दिखाया जो हम सभी को दिया गया था। हीरो अकादमी के मूल्यांकन कठिन हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हराना जरूरी है। अगर यह कालकोठरी बहुत खतरनाक है तो शिक्षक जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। कोई आपत्ति है? नहीं, कोई नहीं। पेल ने अपना सिर हिलाया। ट्रेविस और मोनिका ने भी उसकी बात दोहराई और एंड्रू ने भी सहमति में सिर हिलाया। उत्तम, ये टीम अब मेरी थी। ये कठिन था। हीरो अकादमी में ट्रेविस और मोनिका जैसे छात्र एक दुर्लभ आज्ञाकारी जोड़ी थे। शीर्ष स्तर के छात्र स्वाभाविक रूप से काफी गौरवान्वित हैं। ट्रेविस और मोनिका यहाँ सहज लग सकते हैं, लेकिन किसी अन्य परिस्थिति में उन्हें संभालना कठिन होगा। विशेषकर हमारी टीम में दो उच्च रैंकिंग वाले छात्रों के साथ मुझे शुरू से ही नियंत्रण रखना पड़ा। यदि मैं नीके की तरह कक्षा में अव्वल होता तो नेता बनना आसान होता। गर्मी के पैक और कंबल जैसी अतिरिक्त चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। नेतृत्व करना आसान नहीं है। जब सभी सहमत हो गए तो मैंने घोषणा की, चलो नाश्ता करते हैं, फिर अंदर चलते हैं। हमें नहीं पता कि तहखाने में क्या है, इसलिए तैयार रहो। हमने खाना खाया, फिर कालकोठरी में प्रवेश किया। वार्म अप की कोई आवश्यकता नहीं थी। सैर से हम पहले ही ढीले हो चुके थे। अजीब बात है, यहाँ बाहर से ज्यादा गर्मी है। सच है। मैंने सुना है कि कालकोठरियों का तापमान बाहर से अलग हो सकता है। ये निश्चित रूप से अलग है। ट्रेविस और मोनिका ने चारों ओर देखा। तापमान निश्चित रूप से अधिक था। मूल खेल से परिचित कठोर फर्श, खुरदरी, दांतेदार पत्थर की दीवारें। ये बिल्कुल खेल जैसा है। मैंने इस कालकोठरी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अपनी स्मृति को खंगाला। यहाँ से कुछ ही दूरी पर 3 अलग अलग रास्ते थे। वह पहला शाखा बिंदु था। मैंने चुप रहने का निर्णय लिया। मैं शायद ये बता सकता हूँ कि मुझे कालकोठरी का प्रवेश द्वार कैसे मिला, लेकिन राक्षसों और लेआउट को जानना बहुत संदिग्ध होगा। बेहद जोखिम भरा। यदि हम प्रयास करें तो हम इसे एक दिन में ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि हम समय भी लगाएं तो भी प्रथम स्थान हमारी झोली में ही रहेगा। अन्य टीमें संभवतः आज का दिन प्रवेश द्वार ढूंढने में ही बिता देंगी। ट्रेविस मेरी ओर मुड़ा। थियो, अभी तो हम आगे ही बढ़ेंगे, है ना? इस समय कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए हाँ, आगे बढ़ो। ठीक है, मैं आगे की खोज करूंगा। मेरी स्वीकृति के बाद ट्रेविस तेजी से चला गया। वह सचमुच बहुत तेज है। वह कमजोर लोगों के जीवित रहने के तरीकों को जानता है तथा ऐसे तरीकों से योगदान देता है जो दूसरों को अप्रिय लग सकते हैं। लगभग 20 मिनट बाद ट्रेविस हौंफता हुआ वापस आया। ह्यूक, आगे 3 रास्ते हैं। मुझे दौड़ने में लगभग 10 मिनट लगे, तो शायद 1 घंटा चलना होगा।
कुछ भी असामान्य नहीं, कोई राक्षस नहीं। अच्छा काम, ट्रेविस। मोनिका ने ट्रेविस को थोड़ा पानी दिया। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, चलो उन 3 रास्तों पर चले जो ट्रेविस ने खोजे थे। समझ गया, थियो। ठीक है। एंड्रू और पील भी बिना किसी शिकायत के सहमत हो गए। उनके कुछ हद तक मेरे नेतृत्व में आने के बाद हम चुनौतीपूर्ण कालकोठरी अन्वेषण शुरू कर सकते हैं। किसी कालकोठरी में गहन जांच महत्वपूर्ण है। भूभाग, समग्र तापमान और राक्षसों के प्रकार को जानना आवश्यक है। कालकोठरियों में अक्सर विशेष स्थानों पर विशिष्ट क्रियाओं द्वारा जाल बिछाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे जैसे भूत प्रकार के कालकोठरी में कुछ क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला हुआ डिबफ जादू होता है। उन स्थानों पर कदम रखना ही ट्रिगर है। स्वाभाविक रूप से इन स्थानों और ट्रिगर्स को जानना एक बड़ा लाभ है। पहला डिबफ जोन 3 रास्तों के केंद्र में है। इस कालकोठरी को पार करना प्रथम वर्ष के हीरो विभाग के छात्रों के लिए कठिन होगा, क्योंकि उनके पास अनुभव और विशेष उपकरणों का अभाव है। लेकिन ये ठीक है, मैं अपने जादू शून्यीकरण के साथ खतरनाक डिबफ जादू को बेअसर कर सकता हूं, और हमारे पास एंड्रू है, हमारा जादूगर। हमारे पास उन भूतों को क्षति पहुंचाने का एक तरीका है जो शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित है। इसके अलावा मैं डिबफ रिकवरी पोशन भी लाया हूं। लगभग 1 घंटे बाद हम 3 रास्तों पर पहुंच गए। ट्रेविस ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यही तो मैंने पहले भी कहा था। यह संदिग्ध लग रहा था, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। अच्छा काम, ट्रेविस। मैंने सच्चे दिल से ट्रेविस की प्रशंसा की। वह अपनी सीमाओं को अच्छी तरह समझता है। ऐसी त्वरित अंतर्ज्ञान एक अमूल्य संपत्ति है जिसे धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं 3 कांटों के बीच में पहुंचा और घोषणा की, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। सब लोग यहीं रुकें। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पीछा मत करना। जैसे ही मैंने खुद को रास्तों के बीच में खड़ा किया, गुरग, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, एक डिबफ मुझ पर टूट पड़ा। चक्कर आने से मैं घुटनों के बल आ गया। फिर भी मैंने अपने ऊपर जादुई शून्यीकरण का आह्वान नहीं किया। इसके उपयोग सीमित हैं। यह अधिक गंभीर डिबफ के लिए अंतिम उपाय है। अपने होश में आने के लिए संघर्ष करते हुए मैंने अपना ध्यान आगे के रास्तों पर केंद्रित रखा। 3 रास्ते पहले 6, फिर 12, फिर 24 में विभाजित हो गए और लगातार बढ़ते गए। दांतेदार खुरदुरे पत्थर की दीवारें मानो अपनी भाले जैसी नोकें मुझ पर तान रही थीं। कठोर खुरदरा फर्श फट गया, जिससे एक ठंडी हवा का झोंका निकला। मैंने उसे अपने हाथ से छूने का प्रयास किया, लेकिन कोई सनसनी नहीं थी। भ्रम प्रकार का डिबफ जादू। होश में बने रहने के लिए मैंने अपना बैग निकाला। थियो, तुम बेवकूफ हो, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिखावा बंद हो गया? पेल की आवाज मेरे ठीक पीछे से गूंजी। अध्याय 95, स्त्रियोचित 3। मैंने महसूस किया कि मेरा सिर धड़क रहा है और मैं तेजी से घूम गया। तुम यहाँ क्यों हो? जैसा कि मैंने सोचा था, पीएल मेरे पीछे था। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन पकड़ ली। तुम बेवकूफ, अकेले क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ। खांसी खांसी। हालांकि मेरी तरह ही पेल भी अपनी बात पूरी करने से पहले ही घुटनों के बल गिर पड़ी। ये तो बुरा हुआ। मैं रिपोर्ट लिखने के इरादे से कालकोठरी में दाखिल हुआ था कि मुझे ऐसा जाल दिखाई दिया। मैंने जल्दी से अपने बैग में हाथ डाला और अपने घूमते हुए दिमाग को शांत करने के लिए डिबफ रिकवरी पोशन पी लिया। जल्द ही मेरी धुंधली दृष्टि स्पष्ट हो गई और तेज सिरदर्द भी कम हो गया। अचानक, आपने पहली बार किसी डिबफ का मुकाबला करने के लिए किसी वस्तु का इस्तेमाल किया है। आपको इनाम के तौर पर एक दुकान का सिक्का मिला है। कुल इनाम, एक दुकान सिक्का। खोज पूरी होने की घोषणा करने वाली एक विंडो सामने आई, लेकिन खुश होने का कोई समय नहीं था। माकवन, पेल अपनी बाह से मुझे कसकर पकड़े हुए थी। करीब से देखने पर मैंने पाया कि पेल की आंखों में आंसू भरे हुए थे। ओह अद्भुत! माकवन पेल का चौथा बड़ा भाई, सौतेला भाई था। मूल खेल में जब भी पीएल खुद को मुश्किल स्थिति में पाती थी तो वह अक्सर चुपचाप माकवन को बुलाती थी। माकवन की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जब पेल अभी छोटी थी। मैं दुर्घटना की प्रकृति के बारे में अनिश्चित हूं क्योंकि मूल गेम में इसका खुलासा नहीं किया गया था। यहां तक कि जब मूल गेम की नायिका निके ने माकवन के बारे में पूछा तो वह हमेशा चुप रही। उफ, मुझे उसे शांत करना है, और वह भी जल्दी से। मुझ पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। इस गति से तो मेरा हाथ टूट सकता है, और मेरा हाथ फंस गया है, इसलिए मैं उसे डिबफ रिकवरी पोशन नहीं दे सकता। आह, चिंता मत करो पेल। मैंने किसी तरह अपना फंसा हुआ हाथ हटाया और उसकी पीठ थपथपाई। मैंने जोर से थपथपाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी बाह की सीमित गति के कारण यह एक हल्का थपथपाना बन गया। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों?
मेरी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना पेल और अधिक जोर से रोने लगा तथा मेरे हाथ को और भी जोर से दबाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर पड़ूंगा। अगर मैं चिल्ला पाता तो शायद दर्द कम हो जाता, लेकिन बढ़ी हुई ट्विस्टेड नोबल की गरिमा मुझे इस तरह का अपमान व्यक्त करने की अनुमति नहीं देगी। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने आग से आग का मुकाबला करने का निर्णय लिया। मैंने पेल को उतनी ही मजबूती से गले लगाया जितनी मजबूती से उसने मुझे पकड़ रखा था। फिर मैंने उसके कान में फुसफुसाया, पील, मैं अभी यही हूं। मैं नहीं जाऊंगा, भले ही तुम मुझे जाने दो। वास्तव में तभी मुझे महसूस हुआ कि पेल की बाहें अपनी पकड़ ढीली कर रही हैं। बिल्कुल सही समय, अब मौका है। मैंने उसकी ढीली पकड़ का फायदा उठाकर उससे दूर जाने की कोशिश की। लेकिन मत जाओ, यह एक समस्या है। जैसी कि उम्मीद थी, मेरे जैसे तीसरे दर्जे के चरित्र के लिए पीएल की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं। जैसे ही मैंने छूटने की कोशिश की, उसने मुझे वापस अपनी बाहों में खींच लिया। फिर उसने अपनी आंसुओं से सनी स्तब्ध निगाहें मेरी ओर उठाईं। कृपया प्रतिक्रिया दें, क्या कहूं? पीएल स्पष्ट रूप से अपने मन में माकवन और मुझे एक दूसरे के साथ मिला रही थी। मुझे नहीं पता था कि माकवन किस तरह का व्यक्ति था। फिर भी यदि वह पीएल जैसी उग्र गर्वीली लड़की का समर्थन करने में सक्षम था, तो वह निश्चित रूप से एक अत्यंत सज्जन और सीधा आदमी रहा होगा। मैंने अपने मन में माकवन की तस्वीर बनाई और पीएल की ओर देखकर एक कोमल मुस्कान बिखेरी। जरूर पेल, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। इन शब्दों के साथ मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। वास्तव में, हाँ सच, हाँ सचमुच, जैसी अशिष्ट बात कहने के बाद मुझे तीव्र पीड़ा का एहसास हुआ। हालांकि मैंने इसे छिपाए रखा और हमारी बातचीत जारी रखी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें इतना कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं है। पेल की पकड़ ढीली हो गई। अगर मैं अचानक कोई हरकत करूंगा तो वह मुझे फिर से पकड़ लेगी। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने सावधानीपूर्वक अपने बैग से एक डिबफ रिकवरी पोशन निकाला और उसका ढक्कन खोला। यही वो अनमोल दवा है जो मैंने पहले ली थी। यही वजह है कि मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा हूँ, पेल। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? मैंने औषधि को पील की ओर बढ़ाया। पेल ने धीरे से सिर हिलाया, औषधि स्वीकार की और एक घूंट पिया। उसने मेरी ओर तिरछी नजर से देखा। मुझे अभी भी डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हें पकड़े रह सकता हूँ? जरूर, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना जवाब पूरा कर पाता, पीएल ने एक बार फिर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कम से कम मेरा हाथ पहले की तरह टूटने की कगार पर तो नहीं था। किसी भी तरह उसने औषधि पी ली। यही प्राथमिक लक्ष्य था। पेल की चकित अभिव्यक्ति अंततः साफ हो गई। पलके झपकाने और इधर उधर देखने के बाद पीएल ने अपनी नजर मेरी ओर घुमाई। मैंने धीरे से कहा, आप वापस आ गए हैं। पेल ने जल्दी से मुझे छोड़ दिया और पीछे हट गया। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, मैं समझाता हूँ। मैंने शांतिपूर्वक बताया कि क्या हुआ था। पेल का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। ये पहली बार था, मैंने पहले कभी उसकी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखी थी। यह नया था। एक बार जब मैंने स्पष्टीकरण समाप्त कर लिया, क्या मैंने सचमुच ऐसा किया, दोस्तों? पीएल ने ट्रैविस, मोनिका और एंड्रू को चौड़ी कांपती आंखों से देखा। उन्होंने जवाब में सिर हिलाया, उनके मुंह खुले हुए थे। पेल की आंखें ऐसे कांप रही थीं मानो भूकंप से हिल गई हों। मैंने क्या किया? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, यही रुकना है, पेल? मैंने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा। एक क्षण कांपने के बाद पीएल ने मेरी ओर घूरकर देखा और कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? आपका क्या मतलब है? तुम्हें पता था कि मैं इस जादू के प्रभाव में आ जाऊंगा? वह बहुत तेज है ना? लेकिन मेरे पास पहले से ही एक बहाना तैयार था। मैंने इसके बारे में वाल्डेर परिवार के प्राचीन दस्तावेजों में पढ़ा था। उनमें काल कोठरियों की विभिन्न विशेषताओं का विस्तृत विवरण दिया गया था। एक आसान बहाना जिसने उपन्यास में सबसे अधिक बुद्धि वाली पात्र आयशा को भी मूर्ख बना दिया। हर कोई जानता है कि वाल्डेर परिवार महाद्वीप का एक प्रसिद्ध और दुर्जय नायक परिवार है। इस समय एलिनिया अकादमी में मैं थियोलिन वाल्डेर वंश के रहस्यों से अवगत एकमात्र व्यक्ति हूँ। पेल ने शुरू में संदेहपूर्ण भाव धारण किया, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया। मैं समझता हूँ। अब से मेरी बात मानो। हर फैसले के पीछे कोई न कोई वजह होती है। समझ गया? हालांकि पीएल के शब्द धीमे हो गए। लेकिन क्या, जब आप इतने कष्ट में हैं तो मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे ही उसने ये कहा, पीएल ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। मुझे क्या जवाब देना चाहिए?
वह नहीं जानती कि मैं इस कालकोठरी को कितनी अच्छी तरह जानता हूं। मुझे लगता है कि तब मुझे आपकी सहायता पर निर्भर रहना होगा, पेल। ठीक है, तो यह एक वादा है। अपना सिर झुकाए पीएल ने पलकों के बीच से ऊपर की ओर देखा। उसके साथ क्या हो रहा है? दोहराव की कोई जरूरत नहीं है। वाल्डेर्क परिवार के वंशज बकवास नहीं करते। ईमानदारी से। पेल हल्के से हंसा और मेरी ओर बढ़ा। तब दिखावा करने की कोशिश बंद करो। उसने थोड़ी अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी पीठ थपथपाई। इससे पहले जैसी चोट नहीं लगी। अपनी पूरी कोशिश करो। मुझे यकीन नहीं है कि यह पर्याप्त होगा, पेल ने कहा। और बाद में मुझे कुछ कहना है। उम्मीद है आप थोड़ा समय निकाल पाएंगे। अवश्य, मैंने भी उसकी ओर मुस्कुराकर जवाब दिया। खैर, हमने उस बाधा को पार कर लिया। ये प्रगति है। अब से वह बिना किसी सवाल के मेरी आज्ञाओं पर भरोसा करेगी। मैंने अपनी नजरें पीएल से हटा ली, जिसके गाल गुलाबी रंग से रंगे हुए थे। मुझे उसके प्रति थियो की भावनाओं में उछाल महसूस हुआ। गहरी सांस लेते हुए मैंने टीम को संबोधित किया। पर चलते हैं। हमारी टीम तेज गति से आगे बढ़ी। कालकोठरी में अच्छी रोशनी थी, इसलिए हमारी गति धीमी नहीं हुई। हम लगभग 30 मिनट तक चले। दीवारें अधिक खड़ी हो गईं, तथा पैरों के नीचे की जमीन काफी कठोर हो गई। यह मूल खेल में उल्लिखित दूसरा शाखा बिंदु है। हालांकि गेम के ग्राफिक्स और वास्तविकता अलग अलग हैं, लेकिन मेरे पैरों के नीचे की सनसनी अब संकेत दे रही है कि गेम में यही बात प्रमुखता से दिखाई गई है। मैं घूमा और निर्देश दिया। एक क्षण रुको। इस बिंदु से आगे सावधानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरे बिंदु की विचित्र प्रकृति। यहाँ डिबफ मंत्र के बाद एक राक्षस, एक छोटा ज़ोंबी प्रकट होता है। निश्चित रूप से यदि 3 ऐसे ज़ोंबी एक साथ हमला भी करें तो भी यह एक अकेले कॉकट्राइस से कम भयानक होगा। हालांकि डिबफ मंत्र के प्रभाव में ऐसे दयनीय जीव भी काफी खतरा पैदा करते हैं। मुझे खुशी होगी अगर तुम आगे की जानकारी ले सको, ट्रैविस। मुझ पर भरोसा करें। पीछे से ट्रैविस तीर की तरह आगे बढ़ा। लगभग 10 मिनट बाद ट्रैविस, जो वापस आ गया था, ने रिपोर्ट दी। आगे एक खुला हॉल है जिसके बीच में एक पुरानी किताब पड़ी है। अच्छा काम, ट्रैविस। टीम को संबोधित करने से पहले मैंने ट्रैविस की ओर सिर हिलाया। संभवतः राक्षस जल्द ही प्रकट होंगे। सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। समझा? हाँ टिल्डा, ट्रैविस और मोनिका ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। पेल ने, जिसके गाल अभी भी हल्के गुलाबी रंग के थे, सिर हिलाया, जबकि एंड्रू ने मुझे एक खाली नजर से देखा। उसके साथ फिर क्या हुआ? क्या वह द्विध्रुवी हो सकता है? खैर, एंड्रू एक नाजुक व्यक्ति है जिसे OCD भी है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इस तरह हम तब तक चलते रहे जब तक कि हम दूसरे शाखा बिंदु पर नहीं पहुंच गए। अध्याय 96, स्त्रियोचित 4। मैंने अपनी दृष्टि सीधे सामने टिका दी। चारों ओर एक खुला हॉल फैला हुआ था और उसके ठीक बीच में एक पुरानी किताब जमीन पर पड़ी थी। बिल्कुल वैसा ही जैसा ट्रेविस ने बताया था। यह इस भूत प्रकार के तहखाने का दूसरा शाखा बिंदु था। ये जगह भी। ये बिल्कुल मूल खेल जैसी है। जिस क्षण मैं कमरे के बीचों बीच रखी पुरानी किताब को उठाऊंगा, किताब से एक निश्चित दायरे में डिबफ जादू सक्रिय हो जाएगा, जिसके बाद सभी दिशाओं से छोटे छोटे ज़ॉम्बी प्रकट होने लगेंगे। यहाँ रणनीति बहुत सीधी है। पहले शाखा बिंदु की तरह कोई व्यक्ति आगे बढ़कर बीच में रखी पुरानी किताब को उठा लेता है। टीम के बाकी सदस्यों को केवल हर दिशा से आ रहे छोटे छोटे ज़ॉम्बी का सामना करना है। मैंने पलटकर अपनी टीम से कहा, मैं वो संदिग्ध दिखने वाली किताब उठा लूंगा। पहले की तरह बाहर खड़े रहना। अगर कोई राक्षस दिखाई दे तो उससे निपट लेना। वे सहमत हो गए और प्रत्येक ने अपने हथियार लहराए। ट्रैविस के हाथ में भाला था, मोनिका के हाथ में एक हाथ वाली गदा और ढाल थी, पीएल के हाथ में तलवार थी, तथा एंड्रू एक सच्चे जादूगर की तरह निहत्था था। एक बहुत ही ठोस टीम। तो फिर चलो। कदम 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 मैं हॉल के बिल्कुल बीच में पहुंच गया। फिर मैं झुका और पुरानी किताब उठा ली। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और तुरंत ही पूरी तरह से काली हो गई। ये ब्लाइंड मंत्र है। अपने हाथों को टटोलते हुए मैंने तेजी से अपने बैग से डिबफ रिकवरी पोशन निकाला, ढक्कन खोला और उसे पी लिया। पहले शाखा बिंदु की तरह ही मैंने इस कदम को भी सुचारू रूप से और सफाई से निष्पादित किया। 10 सेकंड से भी कम समय में मैंने अंधे जादू को खत्म कर दिया। फिर मैंने चारों ओर देखा। दूर से अनगिनत छोटे छोटे लाशें धीमे कदमों से मेरी ओर बढ़ रही थीं। क्या वे बहुत अधिक नहीं थे? मूल गेम में मैंने जो देखा था उससे कम 3 गुना अधिक। ऐसा क्यों?
टनिंग व्हाइट ने इस तरह के सामान्य तहखाने के साथ छेड़छाड़ नहीं की होगी। जल्द ही मुझे इसका कारण पता चल गया। बहुत सरल है। हमारी टीम में अब मूल खेल की तुलना में अधिक सदस्य थे। मूल रूप से मार्ग के आधार पर नीके अधिकतम 3 लोगों के साथ इस कालकोठरी में प्रवेश करती थी। अब हमारी टीम में 5 सदस्य थे। साधारण गणना के अनुसार छोटे ज़ॉम्बी की संख्या अधिकतम दोगुनी होनी चाहिए, लेकिन मूल खेल ऐसा नहीं था। टीम में जितने अधिक सदस्य होंगे, राक्षसों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। ये ज़ॉम्बी हैं। वे हर तरफ से आ रहे हैं। वहाँ बहुत सारे हैं। हम क्या करें? लाशों का जुलूस, उनके अंदरूनी अंग पीछे पीछे चल रहे हैं। इस दृश्य को देखकर ट्रेविस और मोनिका अभिभूत होकर मेरी ओर देखने लगे। उनके पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी पिल्ले को पेशाब करने की जरूरत हो। मैंने जल्दी से अपना दिमाग लगाया। ईमानदारी से कहूं तो सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। यहां से भागने का सबसे बुद्धिमानी भरा तरीका एक ही दिशा में आगे बढ़ना था। दूसरे शब्दों में, यह एकल बिंदु सफलता है। ज़ॉम्बी स्वाभाविक रूप से धीमे होते हैं, इसलिए वे हमारी दौड़ने की गति के साथ नहीं चल सकते। और पास में ही एक अलग कमरा है जिसमें मजबूत लोहे का दरवाजा है जो विश्राम स्थल के रूप में भी काम आता है। हमें बस वहां से भागकर दरवाजा बंद करना है। जब मैं इन विचारों को व्यवस्थित कर रहा था, अचानक खोज छोटे ज़ॉम्बी को वश में करें। टीम के सदस्यों द्वारा वश में किए गए जीवों की भी गिनती की जाती है। इनाम प्रति इकाई 5 दुकान चांदी के सिक्के में सीमा 1 घंटा। अचानक एक खोज विंडो खुल गई। वही विंडो जो पहले कलाकृतियों के अन्वेषण के व्यावहारिक मूल्यांकन के दौरान सामने आई थी। एकमात्र परिवर्तन ये हुआ है कि अधीनता का लक्ष्य उत्परिवर्ती विशाल भूमिगत मकड़ियों से बदलकर छोटे ज़ॉम्बी हो गए हैं। ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है जिन्हें मैं हरा देता हूं। बस उन्हें वश में कर लो और तुम्हें दुकान से प्रत्येक के लिए 5 चांदी के सिक्के मिलेंगे। 100 दुकान चांदी के सिक्के 1 दुकान सोने के सिक्के के बराबर हैं। मैं ऐसे खोज को खारिज नहीं कर सकता था जिसमें इतना आकर्षक इनाम था। ये देखते हुए कि उनकी संख्या आसानी से 100 से अधिक है, यदि हम उन सभी छोटे ज़ॉम्बीज़ को हटा दें, तो हम कम से कम 5 दुकान के सोने के सिक्के सुरक्षित कर लेंगे। मैंने चिल्लाकर कहा, हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। अभी दूसरी दिशाओं से आने वाले ज़ॉम्बी को नज़रअंदाज करो। पश्चिम से आने वाले सभी ज़ॉम्बी को मिटा दो। रणनीति यह है कि पहले एक तरफ से आगे बढ़ें, अपनी स्थिति सुरक्षित करें और फिर धीमी गति से आगे बढ़ रहे लोगों को व्यक्तिगत रूप से पराजित करें। यह एक ऐसी रणनीति है जो मुख्य खेल में हमेशा काम आती है। अपनी बढ़ती हंसी को रोकते हुए मैंने जल्दी से पुरानी किताब अपने बैग में रख ली और अपनी टीम के सदस्यों के साथ शामिल हो गया। शायद अपने डर पर काबू पाने के लिए वे सब चिल्ला उठे। समझ गए, चलो तुरंत चलें। उनके विपरीत मैंने एक धूर्त मुस्कान के साथ अभ्यास हेतु अपनी कमर से तलवार निकाली। प्रति इकाई 5 चांदी के सिक्के। यह एक असली पार्टी है। 1 घंटे बाद आपने अचानक की गई खोज पूरी कर ली है। इनाम के तौर पर आपको 2 दुकान के सोने के सिक्के मिले हैं। कुल पुरस्कार 6 दुकान सोने के सिक्के, 10 दुकान चांदी के सिक्के। संतुष्ट होकर मैंने अपने सामने बिखरे हुए छोटे छोटे लाशों के अनगिनत शवों को देखा। ईमानदारी से कहूं तो पुरस्कारों को देखते हुए यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान था। छोटे ज़ॉम्बी अत्यंत कम बुद्धि वाले राक्षस हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 1 महीने का जादू इस्तेमाल कर लिया है। हम अपनी सफलता का श्रेय एंड्रू को देते हैं। उसने गहरी सांस ली और रुमाल से अपने चेहरे पर बहता पसीना पोंछा। छोटे ज़ॉम्बी निम्न श्रेणी के राक्षस हैं। कुछ शक्तिशाली राक्षसों के विपरीत, जिनमें कठोर त्वचा जैसी विशेषताएं होती हैं, वे अग्नि जादू के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। एंड्रू एक प्रतिभाशाली जादूगर है जो सभी प्रकार के जादू का उपयोग करने की क्षमता से संपन्न है तथा विशेष रूप से अग्नि जादू में पारंगत है। इसलिए जब मैंने छोटे छोटे ज़ॉम्बीज़ के झुंड को आते देखा तो मैंने एंड्रू को सहारा देने पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि बहुत परेशान लग रहा था। मैंने लगातार निर्देश दिए। नोकटार के विरुद्ध व्यवहारिक कौशल मूल्यांकन में उसने जो आग का गोला इस्तेमाल किया था, उसमें मैना भी थी, जिसने न केवल एक छोटे ज़ॉम्बी को जला दिया बल्कि आसपास के ज़ॉम्बी को भी जलाता रहा। ईमानदारी से कहूं तो एंड्रू ने उनमें से 90% का ख्याल रखा और हम में से बाकी लोगों ने, जिनमें मैं भी शामिल था, उन लोगों से निपटा जो हमसे चिपके हुए थे। यह नीचे लटके फल को चुनने जैसा है। काफी समय हो गया है जब कुछ इतनी आसानी से हुआ हो। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब हुआ था। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराए और अपने बैग से थोड़ा पानी निकालकर एंड्रू को दे दिया। धन्यवाद थियो। तुमने अच्छा किया एंड्रू। मैंने एंड्रू की ओर प्रशंसापूर्वक सिर हिलाया।
मैं कहना चाहता था, शुक्रिया एंड्रू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रयास की बदौलत हमें आसान जीत मिली। लेकिन मैं ऐसे कठोर शब्द अपने होठों से नहीं निकलने दे सकता था। तुम सचमुच बच गए, एंड्रू। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी बदौलत ही हम इस स्थिति से बाहर निकल पाए। सच में, आप वास्तव में हीरो विभाग के एक प्रतिभाशाली जादूगर हैं। ओह, ठीक है, एंड्रू, आपका अभी तक कोई उपनाम नहीं है ना? स्वर्गीय जादूगर कैसा रहेगा? यह आपको बहुत सूट करता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मेरे आंतरिक विचार सुन लिए हों। ट्रैविस और मोनिका, जो मेरे बगल में खड़े थे, बोले। वास्तव में, बड़ी संख्या में दुश्मनों का सामना करते समय जादूगर सबसे अच्छे होते हैं। पेल ने भी अपनी बात रखी। वास्तव में कुछ भी नहीं था। एंड्रू के कंधे ऊपर उठ गए और उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। कितना प्यारा। जब टीम के बाकी सदस्य मैत्रीपूर्ण बातचीत में व्यस्त थे, मैंने अपने मन में एक नई योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले, इस वशीकरण से मुझे 6 दुकान सोने के सिक्के और 10 दुकान चांदी के सिक्के मिले, जिसका अर्थ है कि मैं जल्द ही एक विशेषज्ञ स्तर की विशेषता हासिल करने में सक्षम हो जाऊंगा। वर्तमान में मेरे पास कुल 16 दुकान सोने के सिक्के और 40 दुकान चांदी के सिक्के हैं। क्या मुझे आगे बढ़कर विशेषज्ञ स्तर की विशेषता खरीदनी चाहिए? थोड़ी देर विचार करने के बाद मैंने अपना सिर हिला दिया। पहले भी अचानक खोज की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। इस बात की प्रबल संभावना है कि भविष्य में और अधिक अचानक खोजें सामने आएंगी। इसके अतिरिक्त इन अचानक खोजों के साथ साथ छिपी हुई और उप खोजें भी हैं। ठीक है, मैंने दुकान की मुद्रा एकत्रित करते रहने का निर्णय लिया है। वास्तव में, एक आदमी का सपना एक मास्टर स्तर का गुण है। अपने प्रवर्धन ओप के साथ, यदि मैं विशेषज्ञ स्तर की विशेषता को बढ़ाता हूं, तो यह मास्टर स्तर की विशेषता बन जाएगी। लेकिन क्या होगा यदि मैं मास्टर स्तर की विशेषता को बढ़ाऊं? मूल गेम में नीके ने एम्प्लीफिकेशन ऑर्ब को सीधे अकादमी को सौंप दिया था, इसलिए मैं इसका परीक्षण नहीं कर सका। मैं नहीं जानता कि क्या हो सकता है। हालांकि ये प्रयास करने लायक लगता है, और मेरी वर्तमान क्षमताओं के साथ, यदि कुछ भी गलत नहीं होता है, तो मुझे इस व्यावहारिक मूल्यांकन में प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। जब मैं अपनी क्षमताओं की सीमा पर पहुंच जाऊंगा, तब मुझे चिंता होगी। अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए मैंने कहा, चलो आज के लिए कलकोट्री अन्वेषण का काम पूरा करते हैं। सब लोग थक गए होंगे और हमने शायद सबसे ज्यादा प्रगति कर ली है। चलो बाहर जाकर आराम करते हैं। आज के लिए इसी से संतुष्ट रहना बेहतर लगता है। कालकोट्री अन्वेषण रिपोर्ट भी अच्छी तरह से आकार ले रही है, और एंड्रू का मैना लगभग समाप्त हो गया है। यद्यपि कालकोट्री के अंदर एक विश्राम स्थल है, फिर भी घनी, बासी गंध और उदास वातावरण से बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ घंटों तक टहलना और बाहर जाना बेहतर है, जहां ठंड तो हो सकती है लेकिन वातावरण ताज़ा होता है। सच कहूं तो मैं इस तरह की कालकोठरी में खाना भी नहीं चाहता। मैं हमेशा बेचैन रहता हूं। समझा। वे सभी सहमत हो गए। कालकोठरी से बाहर निकलते समय पहले शाखा बिंदु पर हमारी मुलाकात आयशा और सिएना की टीम से हुई। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और कुछ लोग बिना किसी उद्देश्य के अपने हाथ हवा में लहरा रहे थे। उन्हें अवश्य ही ब्रह्म जादू का झटका लगा होगा। बेशक उनके पास शायद कोई प्रत्युपाय नहीं था। आह, क्या दृश्य है! मैंने अपनी टीम की ओर मुड़कर कहा, यहाँ एक क्षण रुको। अध्याय 97, स्त्रियोचित 5। मैं आयशा और सिएना की टीम के पास गया, जो ब्रह्म जादू के प्रभाव में लड़खड़ा रही थी। फिर मैंने अपने बैग से एक डिबफ रिकवरी पोशन निकाला। पहले आयशा, वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अपने आसपास के वातावरण के प्रति अधिक जागरूक रहती है, और वह वर्तमान में टीम लीडर हैं। उनके नेतृत्व के लिए यह बेहतर होगा कि वे अपनी शर्मनाक स्थिति को यथासंभव अन्य टीम सदस्यों के समक्ष प्रकट करने से बचें। इसी विचार के साथ मैं आयशा के पास गया। आयशा की आंखों में आंसू थे और वह अपना सिर आगे पीछे हिला रही थी। मुझे अब एहसास हुआ है, मैं परिवार का मुखिया बनने के लायक नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि वह कठिन समय से गुजर रही है। पीएल की तरह आयशा की भी वास्तविकता और भ्रम के बीच की सीमाएं टूटती हुई प्रतीत होती हैं। मैंने तुरंत डिबफ रिकवरी पोशन की टोपी खोली और अपने बाएं हाथ से मैंने आयशा की लहराती भुजाओं को कसकर पकड़ लिया। हाँ। फिर अपने दाहिने हाथ से मैंने उसके होंठ खोले और उसके मुंह में औषधि डाल दी। उफ, ये तो घिनौना है। खांसी, हैक। आयशा को खांसी और संघर्ष करना पड़ा क्योंकि चिपचिपा तरल अचानक उसके गले में चला गया। लेकिन मैंने उसकी बाहें नहीं छोड़ी।
मैंने उसे कोई हानिकारक चीज नहीं दी है और मुझे उसे तब तक पकड़े रखना है जब तक कि औषधि का असर न हो जाए। वह गिरकर खुद को चोट पहुंचा सकती है या संभवतः अपनी टीम के सदस्यों को भी घायल कर सकती है। जल्द ही थकी हुई सी दिखने वाली आयशा ने चमकती आंखों से मेरी ओर देखा। थियो, क्या ये तुम हो, थियो? हाँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। आयशा ने अपने चेहरे पर बहते ठंडे पसीने को अपने हाथ के पिछले हिस्से से पोंछा। फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपने गालों पर थपथपाया और खुद को संभालने की कोशिश की। तुम यहाँ कैसे? मैंने कुछ भयानक देखा। बाद में बात करते हैं। आपकी टीम के बाकी सदस्य अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। मैंने आयशा की टीम के साथियों की ओर देखा जो अभी भी भ्रम की स्थिति में थे। सिएना को छोड़कर वे सभी घुटनों के बल बैठे थे, पसीने से लथपथ और ऐंठ रहे थे, मानो उन पर भूत सवार हो। समझ गया। क्या आप मुझे भी वह औषधि दे सकते हैं? ठीक है, मैं सिएना को संभाल लूंगा। तुम्हें अपनी टीम के बाकी सदस्यों की मदद करनी चाहिए। हाँ, मैंने अपने बैग से एक और डिबफ रिकवरी पोशन निकाला और उसे आयशा को दे दिया। फिर मैं सिएना के पास गया। मैं नहीं जाना चाहता, पिताजी। मैं अन्य कल्पित बौनों की तरह लगभग 1000 साल तक इस विशाल वन में नहीं रह सकता। मैं इससे तंग आ गया हूँ। मैं इस विशाल वन को छोड़कर नई चीजें सीखना चाहता हूँ और 1 साल पहले ही खुशी से जीना चाहता हूँ। सिएना थोड़ा अलग था। पेल और आयशा के विपरीत वह बहुत शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे सपने से नहीं बल्कि किसी पुराने अनुभव को याद कर रही थी। एक क्षण के लिए मैंने सिएना की ओर देखा और उसके द्वारा कहे गए शब्दों पर विचार किया। ऐसा लगता है कि वह अपने पिता के साथ अतीत में हुई बातचीत को याद कर रही है। सिएना महान वन की राजकुमारी है। स्वाभाविक रूप से सिएना के पिता महान वन के प्रतिनिधि हैं। महान वन में राजा जैसी कोई उपाधि नहीं है, लेकिन वास्तव में वह उससे भिन्न नहीं है। और मूल गेम में वह एक बहुत ही बुरे और लाड़ प्यार करने वाले पिता के रूप में प्रसिद्ध थे। मुझे याद है कि उस बूढ़े एल्फ ने क्या कहा था जब नीके सिएना के साथ महान वन में गई थी। तुमने अपना दिल एक साधारण इंसान को दे दिया है, सिएना। सच में, ये पिता देख नहीं सकता क्योंकि आंसू उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहे हैं। तुम वहां नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानना चाहती, अपना मुंह बंद करो। एक अल्पायु प्रजाति जिसकी कोई गरिमा नहीं। मेरी प्यारी बेटी का दिल छीनने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, हे मानव पुरुष। उस बूढ़े एल्फ ने ये शब्द किसी शुद्ध रोमांस कॉमिक की तरह कहे थे और उसने अपनी कमर से तलवार निकाली थी। खैर, मुझे उस आदमी के साथ कभी भी संबंध नहीं रखना चाहिए। वह एक सच्चे नस्लवादी हैं जो कल्पित बौनों के अलावा अन्य सभी प्रजातियों को असम्मानजनक अल्पायु प्रजाति मानते हैं। यदि यह आधुनिक युग होता तो वह निरंतर अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में दिखाई देते। इसके बारे में सोचकर मुझे उल्टी सी महसूस होती है। अचानक सिएना एक देवदूत की तरह प्रकट होती है। हालांकि सिएना का दिमाग थोड़ा खराब है, लेकिन उसका इरादा अच्छा है, जबकि अन्य कल्पित बौने पागल हैं। वे बिना सोचे समझे द्वंद्वयुद्ध की चुनौती दे देते हैं और उनमें से हर एक बेहद ताकतवर है, एक भी कमजोर नहीं है। खैर, चलो जल्दी से सिएना को भ्रम की स्थिति से मुक्त करें। मैं सिएना के होठों तक एक औषधि ले आया। आयशा के विपरीत उसे अपना मुंह जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही बोतल का मुंह उसके होठों से छुआ, सिएना ने स्वाभाविक रूप से अपने होंठ खोल दिए। घूंट घूंट औषधि उसके गले से नीचे उतर गई। अंततः सिएना ने अपनी भौहें सिकुड़ी और आंखें खोली। मुझे कुछ बहुत ही घुटन भरी बात याद आ रही थी। जैसे ही उसने ये कहा, सिएना ने अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। हे थियो, ये तुम थे। जैसी कि उम्मीद थी, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है जो मेरी बोरियत को दूर कर सके। ये कहते हुए सिएना ने मुझसे चिपकने की कोशिश की। मैं तेजी से उसके पास से हट गया और बोला, बाकी लोग ठीक नहीं हैं, सिएना। मैं समझ गया। कृपया जल्दी से इन्हें देखो। तुम्हारा दिल सचमुच एक असली हीरो का है, टिल्डा। और इसलिए मैंने आयशा के साथ टीम के अन्य सदस्यों को उनकी भ्रम स्थिति से मुक्त कर दिया। थककर वे जमीन पर बैठ गए और उनके पसीने छूटने लगे। मुझे लगता है कि इतनी मदद करना ही काफी है। ये सोचते हुए मैंने आयशा और सिएना की ओर देखा और कहा, तो फिर शुभकामनाएं। मैं और मेरी टीम आगे बढ़ेंगे। समझ गया। अगली बार मिलते हैं, थियो। आज मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ। आयशा ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और एक कुलीन व्यक्ति के रूप में अपना आभार व्यक्त किया। थियो, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, समझ रहे हो।
एक पेड़ से चिपके हुए सिकाडा की तरह सिएना मेरी बांह से चिपक गई और मेरी ओर देखने लगी। हम एक व्यावहारिक मूल्यांकन के बीच में हैं। इसके खत्म होने के बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे। ऐसा कहते हुए मैंने सिएना को अपने से अलग कर लिया जो मेरी बांह से चिपकी हुई थी। खैर, बाद में फिर मिलेंगे। बेशक इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हम फिर मिलेंगे। आयशा और सिएना की टीम भी मेरी तरह कल और परसों इस कालकोठरी का अन्वेषण करेगी। इसके अलावा दूसरे शाखा बिंदु पर डिबफ जादू है और यही बात तीसरी और चौथी शाखाओं पर भी लागू होती है। ठीक है, तो मैं चलता हूं। मैंने उनकी ओर पीठ कर ली। मैं आयशा को एक डिबफ रिकवरी पोशन देने पर विचार कर रहा था, लेकिन मैंने इसके खिलाफ फैसला किया। अगर मैं इसे सौंप भी दूं तो भी मेरी टीम पहले स्थान पर आएगी। लेकिन हो सकता है कि वे इसे गलत तरीके से लें। बेशक वे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि यह ऐसी चीज है जिसकी मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें ये पसंद ना आए। जो लोग हमारे संबंधों से अनभिज्ञ हैं उनके लिए आयशा और सेरिया की टीम महज प्रतिस्पर्धी है। इसके अलावा मैं वर्तमान में हमारी टीम का नेता हूं, इसलिए मुझे एक वफादार नेता की भूमिका के लिए खुद को समर्पित करना होगा। लेकिन दूसरे शाखा बिंदु पर भी ऐसा ही जादू है। सतर्क रहें। इतना तो ठीक रहेगा। मैंने बस अपनी गर्दन थोड़ी सी घुमाई और आयशा से बात की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद थियो। मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। आयशा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इसके बाद मैं अपनी टीम के सदस्यों के पास लौटा जो दूर से इस ओर देख रहे थे। देरी के लिए क्षमा चाहता हूं, मुझे पता है कि आप सब आराम करना चाहते हैं। चलो जल्दी से इस कालकोठरी से बाहर निकले। ओह, कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि नेता के अपने कारण रहे होंगे टिल्डर। हाँ, हमारी चिंता मत करो, हम कहीं भी तुम्हारा पीछा करेंगे। ट्रैविस और मोनिका ने बेपरवाही से बात की। पेल अपनी आंखों में एक जटिल भाव लिए मेरी ओर देख रही थी, उसकी बाहें मुड़ी हुई थीं और एंड्रू मेरी ओर उभी हुई आंखों से देख रहा था। हमारी टीम अंततः कालकोठरी से बाहर निकल गई। तुरंत ही हमने आराम करने के लिए प्रवेश द्वार के पास शिविर स्थापित कर लिया। चूंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए हमने भोजन करने का निर्णय लिया। जलाव लकड़ी की कमी के कारण आग जलाना मुश्किल था, इसलिए हमने अपने प्रशिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्व पैकेज्ड भोजन से काम चलाने का निर्णय लिया। ट्रैविस और मोनिका ने अपने बैग से खाना और पानी निकाला। थियो, तुम्हें आराम करना चाहिए। हम खाना संभाल लेंगे। हाँ, ये सही है। थोड़ा आराम करो। पील और एंड्रू ने कड़ी मेहनत की है ना? ट्रैविस और मोनिका आगे आए और हमें पील, एंड्रू और मुझे मदद करने से रोक दिया। उत्कृष्ट। मुझे एमी से बात करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। फिर मैं चारों ओर देखूंगा कि आसपास कुछ है या नहीं। मुझे आराम की जरूरत है। मेरा मन अभी भी ठीक नहीं हुआ है, पेल और एंड्रू ने कहा। पेल तुरंत उस क्षेत्र से चले गए। थका हुआ दिख रहे एंड्रू ने अपने चारों ओर एक कंबल लपेट लिया और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके बाद मैंने भी भाषण दिया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद ट्रैविस, मोनिका। मैं भी संक्षेप में चारों ओर देखूंगा। इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से चला गया। बेशक पेल के विपरीत दिशा में हम आसपास कोई नहीं है। अपनी उन्नत पर्यवेक्षक की आंख से मैंने जल्दी से उस क्षेत्र को स्कैन किया, संचार क्रिस्टल निकाला और तुरंत एमी से संपर्क किया। जल्द ही एमी की सूखी आवाज क्रिस्टल के माध्यम से आई। युवा स्वामी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? ध्वनि की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। इसका मतलब यह था कि वह मेरे स्थान से ज्यादा दूर नहीं थी। सुबह कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले मैंने उसे अपना स्थान बता दिया। ऐसा लगता है कि वह हमारे पास आकर रुक गई है। एमी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कृपया अपना आदेश दें। युवा स्वामी, मुझे एक विशिष्ट स्थान की विस्तृत जांच करनी है। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे इसे एक दिन में पूरा करना है। क्या तुम ये कर सकती हो, एमी? अध्याय 98 झूठ। जिस स्थान की जांच करने के लिए मैंने एमी से कहा था, वह दिव्य जानवर ही था। हालांकि मुझे संदेह था कि किसी और को पता होगा कि वहां क्या है, लेकिन चूंकि भविष्य बदल चुका था, इसलिए सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं थी। हालांकि मेरे विचार ज्यादा देर तक नहीं टिके, क्योंकि एमी की आवाज क्रिस्टल गोले के माध्यम से लगभग तुरंत ही आ गई। यह मुझ पर छोड़ दीजिए, युवा स्वामी। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। ठीक है, आपको इस पर गौर करना होगा। मैंने अपनी अधिकांश जानकारी एमी के साथ साझा की। बेशक मैंने उस स्थान पर मौजूद वस्तु के बारे में और उसे कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी विशेष जानकारी नहीं दी। समझ गया, युवा स्वामी। मैं तुरंत चला जाऊंगा। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, एमी।
अगर कुछ भी अजीब हुआ तो जांच बंद करो और तुरंत पीछे हट जाओ। यह अंतिम बयान देते हुए मैंने एमी के साथ कॉल समाप्त कर दी। आज का भोजन पहले से पैक किया हुआ है, इसलिए इसे तैयार करने में अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है अब मुझे अपने साथियों के पास लौट जाना चाहिए। हमारे समूह ने अभी अभी खाना खत्म किया था। ट्रेविस ने अपना पेट थपथपाते हुए कहा, ये तो बिल्कुल सही बात है। यह बाहर खाने से कहीं बेहतर है। हे, ठीक है, ठीक है। जैसा कि कहते हैं, घर के बने खाने से बढ़कर कुछ नहीं। हमारे पास तो बस एक बार और खाने के लिए ही काफी है। फिर भी, मोनिका ने टिप्पणी करते हुए अपना पेट रगड़ा। इसका स्वाद अच्छा नहीं है। बाहर से शांत भाव बनाए रखते हुए मैंने भोजन को केवल फीका बताया। यह पहली बार है जब मैंने हीरो विभाग के छात्र कैफेटेरिया का खाना मिस किया है। हालांकि मेरी शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए यह अपरिहार्य है। मुझे खुद को खाने के लिए मजबूर करना पड़ता है। मैंने यंत्रवत अपना भोजन समाप्त कर लिया, लेकिन एंड्रू की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं लग रही है। एंड्रू, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका रंग रूप अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ये मानसिक थकावट हो सकती है? ये कहते हुए मैंने एंड्रू को घूर कर देखा। वह दुखी लग रहा था। फायरबॉल से ज़ोंबी की भीड़ को खत्म करने और प्रशंसा प्राप्त करने के बाद एंड्रू को जो गर्व महसूस हुआ था, वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यदि यह मानसिक थकावट है तो यह एक समस्या है। यदि एंड्रू को मानसिक थकावट का सामना करना पड़ता है तो हमें अपनी वर्तमान रणनीति पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। एंड्रू ने अजीब निगाहों से मेरी ओर देखा और झिझकते हुए कहा, ऐसा नहीं है। मैं बस असहज महसूस कर रहा हूं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी गंदगी से सनी वर्दी और कलाइयों पर नजर डाली। बस एक मिनट रुको। तो ये सिर्फ असुविधा थी। सौभाग्यवश मेरे पास बिल्कुल सही चीज है। मैंने अपने बैग में से उचित वस्तु निकाली। इससे अपने आप को पोंछ लो। मैंने एंड्रू को एक छोटा गीला तौलिया दिया। हॉस्पिटल पास आने से पहले मैंने जो हीट पैक और कंबल तैयार किए थे, उसी तरह ये भी एक जादुई वस्तु थी। यह है तौलिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक गीला तौलिया है। इसमें जादू भरा हुआ है, इसलिए इस्तेमाल के बाद इसमें मन डालने पर यह फिर से साफ हो जाएगा। बेशक इसे हर एक चीज को साफ करने में काफी मन लगेगा, लेकिन एंड्रू, आपके पास काफी मन होना चाहिए। थैंक यू थियो। एंड्रू ने मेरे द्वारा दिया गया गीला तौलिया स्वीकार कर लिया। फिर उसने चुपके से टीम के अन्य सदस्यों की ओर देखा। शायद इसलिए क्योंकि उसे इसका उपयोग करने में अकेला व्यक्ति होने के कारण असहजता महसूस हो रही थी, और हालांकि मन डालने के बाद तौलिया पुनः साफ हो जाता था, फिर भी इसका उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति होने के कारण उसे थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। लेकिन ये ठीक है, आप लोगों को भी एक एक लेना चाहिए। मैंने अपने बैग से उसी प्रकार का गीला तौलिया निकाला और टीम के अन्य सदस्यों को दे दिया। मैंने प्रत्येक वस्तु की कम से कम 5 प्रतियां तैयार की थीं। इस वजह से मुझे वजन कम करने वाले मंत्र से युक्त एक अलग बैग भी खरीदना पड़ा। ओह, शुक्रिया थियो। तुमने वाकई बहुत अच्छी तैयारी की है। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था। खैर, मैं इसका अच्छा इस्तेमाल करूंगा। मैं भी इसका अच्छा उपयोग करूंगा। आप सचमुच नेता हैं। धन्यवाद। ट्रैविस, मोनिका और पील ने गीले तौलिए स्वीकार कर लिए और उनसे अपने चेहरे पोंछे। उस समय पील, जो मेरी ओर आंखें सिकोड़ रहा था, बोला, थियो, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारे पास तो कोई मैना नहीं है, और तुम तो पहले से ही इतने साफ हो। मैंने एक डिस्पोजेबल गीला तौलिया इस्तेमाल किया। पील, वह अप्रत्याशित तरीकों से तेज है। कभी कभी मैं उलझन में पड़ जाता हूं कि जिस खेल में मैं फंसा हूं, वो पुरुषों के लिए बनाया गया आरपीजी गेम है या फिर जासूसी थ्रिलर गेम है। बोलने से पहले पेल ने क्षण भर के लिए मेरी ओर देखा। क्या ऐसा है? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे बैग में पहले ही कुछ अतिरिक्त तौलिए देखे थे, इसलिए अब से तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं उनमें तुम्हारे लिए मैना भर दूंगा। धन्यवाद। समय आने पर मैं आपकी मदद का अनुरोध करूंगा। मैंने सिर हिलाते हुए शांतिपूर्वक उत्तर दिया। जब हम बातचीत कर रहे थे, मोनिका, जो अपनी वर्दी के बाहर की खुली त्वचा को साफ कर रही थी, बोली, मैं पीएल के साथ थोड़ा सा सफाई करने जा रहा हूं। आगे बढ़ो। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मोनिका ने पील की कलाई पकड़ ली और वे दोनों दूर चले गए। जब दोनों लड़कियां चली गईं, तो ट्रेविस ने मुड़कर एंड्रू और मेरी ओर देखा। क्या मैं यहां खुद को साफ कर सकता हूं? आगे बढ़ो। ठीक है। एंड्रू और मेरी स्वीकृति के साथ ट्रेविस ने जल्दी से अपनी वर्दी उतार दी, जिससे उसका मांसल सुडौल शरीर सामने आ गया।
यद्यपि ट्रेविस निम्न श्रेणी के छात्रों में से एक है, फिर भी वह हीरो विभाग का हिस्सा है। मैंने अपनी नज़र एंड्रू पर घुमा ली। और तुम, एंड्रू? मैं अभी वापस आऊंगा। जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। कितना नाजुक आदमी है। प्रवेश से पहले 5वें चक्र को प्राप्त करने वाले एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के बावजूद ऐसा लगता है कि उन्होंने क्लीन जादू सीखने की जहमत नहीं उठाई। बाहर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वरिष्ठ छात्रों और सक्रिय जादूगरों दोनों को यह मंत्र काफी उपयोगी लगा। सेरिया एक असामान्य मामला था, जिसने नए विद्यार्थी होने के बावजूद कई चीजें सीखीं, जिनमें ये भी शामिल है। वैसे भी क्लीन एक द्वितीय स्किल समर्थन मंत्र है। हालांकि यदि आप उस मंडल के कुछ प्रतिनिधि मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, तो आपको उस मंडल से संबंधित माना जाएगा। उदाहरण के लिए, केवल फायरबॉल और बैरियर को जानना ही किसी को द्वितीय चक्र जादूगर के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए पर्याप्त होगा। एंड्रू, जो अपनी सीट से खड़ा हो गया था, मुझसे पूछा, थियो, क्या तुम्हें खुद को साफ करने के लिए कोई अच्छी जगह पता है? मैं ऐसी जगह से बचना चाहूंगा जो बहुत खुली हो। वह निश्चित रूप से संवेदनशील है। कितनी परेशानी है। अगर आप यहाँ से थोड़ा दाहिनी ओर चले तो आपको चट्टानों से घिरा एक खुला मैदान मिलेगा। आपको यह आसानी से मिल जाएगा। थियो, क्या तुमने वहां भी सफाई कर दी? हाँ, बेशक। मैंने वास्तव में वहां खुद को साफ नहीं किया और इसके बजाय जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने उसे एक सफेद झूठ बताने का फैसला किया। जैसा कि मैंने पहले भी देखा है, एंड्रू भी अपने आसपास के वातावरण के प्रति आयशा की तरह ही सचेत है। वे कितनी सिरदर्द पैदा करने वाली जोड़ी हैं। वह बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेविस की तरह आसानी से कपड़े उतार सकता था और साफ सुथरा हो सकता था। और ऐसा नहीं है कि उसमें मेरी ट्विस्टेड नोबल की गरिमा जैसी कोई विशेषता है। धन्यवाद थियो, मैं फिर आऊंगा। एंड्रू ने मुझे हल्का सा झुककर प्रणाम किया और गायब हो गया। जब मैं दूसरों के लौटने का इंतजार कर रहा था, तभी मेरी ट्रेविस से बातचीत शुरू हो गई। हमारी बातचीत के बीच में कुआ दूर से किसी पुरुष की चीख हवा में गूंज उठी। मुझे यकीन नहीं था कि यह किसकी आवाज थी। यह एंड्रू या नोक्टार या ऑक मित्र नहीं है। मैं इस पर विचार कर ही रहा था कि ट्रेविस मेरे पास आया। थियो, क्या तुमने नहीं सुना? ये किसी व्यक्ति की चीख थी। मैंने सुना है। मैंने जवाब में सिर हिलाया। यदि ट्रेविस ने इसे सुना था, तो इसका मतलब था कि अन्य लोगों ने भी इसे सुना होगा। मैं जल्दी ही एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। ऐसा लगता है कि रोक और प्रशिक्षक टनिंग व्हाइट के घुसपैठियों से निपट रहे हैं। प्रशिक्षकों और रोक में सबसे कमजोर एक निचले स्तर का सक्रिय नायक था। यद्यपि टनिंग व्हाइट के घुसपैठियों के अधिकांश सदस्य भी निचले स्तर के सक्रिय नायक हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी अधिक है। जब तक कुछ अप्रत्याशित न हो जाए, उन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि बाकी लोग जल्दी लौट आएं। ऐसी चीख सुनना और कुछ न करना अस्वाभाविक है। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आखिरकार अन्य छात्र रोक और मेरे बीच के सहयोगात्मक संबंध से अनजान हैं। जैसे ही हमारी टीम के बाकी सदस्य वापस लौटेंगे, हम उस ओर चलेंगे जहां से चीख आई थी। मैंने अपना निर्णय चिंतित दिख रहे ट्रेविस को बताया। और ठीक है, चलो फिर इंतजार करते हैं। ट्रेविस ने कई बार सहमति में अपना सिर हिलाया। लगभग 5 मिनट बाद मोनिका, पील और एंड्रू वापस आ गए। तीनों ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने भी चीख सुनी थी। चलो चीख की दिशा की ओर चलें। टीम का नेतृत्व करते हुए मैं घटनास्थल की ओर ले गया। वे चीख के स्रोत पर पहुंचे। आसपास पहले से ही काफी संख्या में छात्र एकत्रित हो चुके थे। क्या हो रहा है? क्या किसी को पता है? मुझे भी यकीन नहीं है। क्या कोई है जो जानता हो? धिक्कार है। अभी तो हमें कालकोठरी का दरवाजा भी नहीं मिला और अब चीखें सुनाई दे रही हैं। क्या ये प्रोफेसर की तरफ से कोई टेढ़ी मेढ़ी परीक्षा है? हमारा सामान लगभग खत्म हो गया है। बस एक बार और खाने के लिए ही काफी है। समय की कमी के कारण हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। ये बहुत निराशाजनक है। मुझे नहाने की सख्त जरूरत है, पूरी तरह से नहाने की। जो छात्र पहले से ही एकत्र हो चुके थे, वे छोटे छोटे समूहों में निराशाजनक बातचीत कर रहे थे। थियो की टीम को छोड़कर बाकी सभी लोग अस्त व्यस्त और थके हुए दिखाई दे रहे थे। छात्रों को देखने के बाद उसने चुपके से थियो की ओर देखा। क्या मैं बहुत ज्यादा सोचने लगी थी? सच में, अब मुझे यकीन नहीं है। नए विज्ञापन टॉगल करें, 3/5 चैप्टी का आनंद लें। यहाँ क्लिक करें। अध्याय 99, झूठ 2 पेल का मन असमंजस से भर गया। उनके अचानक सुधार के अलावा उनकी दूरदर्शिता अद्भुत थी, मानो उन्होंने भविष्य की झलक देख ली हो।
बेशक ये ज्ञात था कि थियो ने वाल्डेर्क मुख्य घर से प्राचीन दस्तावेजों को पढ़ा था, लेकिन उस ज्ञान को व्यावहारिक परिदृश्य में लागू करना एक अलग कहानी थी। पेल के परिवार चालोन के घराने के पास भी कई प्राचीन दस्तावेज थे। उनमें से कई उसने स्वयं भी पढ़ी थीं। फिर भी अधिकांश विषय वस्तु को समझना कठिन था। इसे वास्तविक जीवन में तुरंत लागू करना आसान नहीं था। इसमें निस्संदेह अनेक परीक्षण और त्रुटियां होंगी। यद्यपि प्राचीन दस्तावेज पारिवारिक रहस्य थे और वाल्डेर्क और चालोन्स के दस्तावेजों में निश्चित रूप से कई अंतर होंगे, फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अलग था। अब तक पेल जिस थियो को जानता था वह स्वयं अक्षमता का प्रतीक था, लेकिन पिछले महीने में उनमें काफी बदलाव आया है। आज वह योग्यता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपनी सामान्य उदासीन अभिव्यक्ति को बनाए रखते हुए इस समस्या को ऐसे सुलझाया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। यह ऐसा कुछ था जो असंभव था यदि उसे पहले से पता न होता कि क्या होने वाला है। उनका वर्तमान आचरण ऐसा था मानो वे किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति पर आसानी से विजय पा लेंगे, बिल्कुल किसी पौराणिक नायक की तरह जो अब केवल परियों की कहानियों में ही मौजूद है। क्या उसने किसी महान दानव के साथ समझौता किया था? वह एक प्रसिद्ध नायक परिवार से थे। अपने महान पूर्वजों से इतना हीन होने के कारण उन्हें कितनी निराशा हुई होगी। निश्चित रूप से कुछ लोग अचानक बदल सकते हैं, हालांकि ऐसे लोग बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। हो सकता है कि उसने कोई नया गुण खोज लिया हो, लेकिन अभी पीएल को यकीन था कि थियो ने एक महान दानव के साथ समझौता कर लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही बदल गई हो। एक महान दानव के साथ संधि के अलावा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। यही एकमात्र बात थी जो उसे समझ में आती थी। अपने विचारों को चेहरे पर प्रकट होने से रोकने के लिए पीएल ने अपना सिर नीचे किया और अपने बड़े भाई माकवन के बारे में सोचा। एक महान दानव के साथ अनुबंध करने के बाद माकवन अधिक बुद्धिमान हो गया था, लेकिन वह हमेशा से ही चतुर था। उनमें दक्षता और दूरदर्शिता का स्तर अद्वितीय था, यहाँ तक कि चालोन्स में भी जो सामान्यतः बुद्धिमान थे। वह थियो की तरह असफल नहीं था। पेल को आज कालकोठरी में थियो के साथ हुए अपने अनुभव याद आ गए। उस समय उसकी आंखें किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक चमकदार और दृढ़ थीं। उसने एक ठोस संकल्प महसूस किया जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। यह भ्रमित करने वाला है, लेकिन ये सब एक बात पर आकर खत्म हुआ। उसे जल्द से जल्द महान दानव के निशान की पुष्टि करनी थी। बलपूर्वक किया गया प्रयास काम नहीं आया, इसलिए भले ही इसका मतलब सेमेस्टर के दौरान बिना अनुमति के अकादमी छोड़ना हो, उसने अपने परिवार से ये लाने की योजना बनाई। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा था। उनका परिवार फॉस्पाटिल दर्रे से ज्यादा दूर नहीं रहता था, इसलिए व्यावहारिक मूल्यांकन को शीघ्रता से निपटाने के बाद वह अपने परिवार के घर चली जाती थी। उसके परिवार के कुछ चुनिंदा लोगों को ही उस स्थान तक पहुंच प्राप्त थी, क्योंकि वहां वह चीज सो रही थी जिसने उसके चौथे बड़े भाई माकवन डी चालोन की आत्मा को बचाया था। परिवार के कुछ लोग जो महान दानव के साथ अनुबंध के बारे में जानते थे, वह वहां सो रही थी। इसके साथ वह तब भी काम चला सकती थी जब थियो ने अपने भाई माकवन की तरह खुद को एक राक्षस के रूप में प्रकट किया हो। पीएल ने उदास भाव से थियो को देखा। वह अपने विचारों में खोई हुई थी। वह अन्य छात्रों से बात कर रहा था। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज जब उसने उसे कालकोठरी में संघर्ष करते देखा, वह कुछ सोच भी नहीं पाती, उससे पहले ही उसने प्रतिक्रिया दे दी। ये भावना क्या है? सच कहूं तो वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। वह निश्चित रूप से जानती थी कि माकवन के बाद थियो वह पहला व्यक्ति था जिसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। वह थियो का बहुत ऋणी था। आज उनका रूप अच्छा था। यह उनके रूप रंग का मामला नहीं था। दिखावे का कोई महत्व नहीं है। उसे यह गहरा विश्वास था कि जब तक वह उसके साथ है, वह किसी भी विपत्ति पर विजय पा सकती है। यहाँ एकत्रित असंख्य लोगों के बीच भी वह अभी भी भव्यता की आभा बिखेर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेला खड़ा है। जब कालकोठरी अन्वेषण समाप्त हो जाएगा, तो मुझे तुरंत इसकी पुष्टि करनी होगी, इससे पहले कि वह उसके दिल में और भी बड़ा स्थान बना ले। अन्यथा यह दर्दनाक होगा, लेकिन उसे उससे दूरी बनानी होगी। यदि वह किसी राक्षस के कब्जे में था और पूरे महाद्वीप के लिए खतरा बन गया था, वह उसे अपने हाथों से बचाएगी। मैं शरारती मुस्कान के साथ अन्य छात्रों को बहस करते हुए देख रहा था और थोड़ी देर बाद में भी अन्य छात्रों की तरह बातचीत में शामिल हो गया। मैंने जंग वूही और नोक्टार की टीम को पास में देखा और उनका अभिवादन करने के लिए उनके पास गया। अरे नोक्टार, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। थियो, नोक्टार, जिसके सुनहरे बाल लाल खून से सने हुए थे, ने मेरी ओर हाथ हिलाया। बोलने से पहले मैंने उसकी चोट को ध्यान से देखा।
मैं पूछना चाहता था कि क्या आप ठीक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ सहा है। हे, हाँ, तुम्हारा मतलब यही है। नोकटार ने अपने खून से सने माथे की ओर इशारा किया। मैंने सिर हिलाया। तो, आपने बलपूर्वक डिबफ जादू को हटा दिया। सही, हम आज उस तहखाने में गए थे जिसे जंग वूही ने खोजा था। वह सचमुच एक काबिल महिला है। हम खोजबीन कर रहे थे कि तभी हम पर जादू का असर हुआ। यह जरूर ब्रह्म जादू रहा होगा। पहली बार तो उसने बाकियों को बचा लिया, लेकिन अगली बार उसे भी मदद की जरूरत पड़ी। सब कुछ बिल्कुल अंधेरा हो गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद ये अंधा जादू था, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। बोलते समय नोक्टर ने अपनी कनपटी थपथपाई। मैं तुरंत समझ गया और सिर हिला दिया। अच्छा, ऐसा है। जंग वूही, हालांकि उसका आउटपुट मेरे से कम है, मैजिक नुलिफिकेशन का उपयोग कर सकती है। मेरी तरह ही वह भी इसे एक निश्चित संख्या में ही प्रयोग कर पाती थी और संभवतः पहली शाखा पर ही इसका प्रयोग समाप्त हो जाता था। जब वह दूसरे बिंदु पर ब्लाइंड से पीड़ित थी तो नोक्टार ने बलपूर्वक डिबफ को हटा दिया होगा और फिर टीम के बाकी सदस्यों को जादू की सीमा से बाहर खींच लिया होगा। छोटे छोटे ज़ोंबी शायद इसलिए नहीं दिखे क्योंकि हमारी टीम ने उन सबको हटा दिया था। नोक्टार खिलखिलाकर हंसा। हे, मैंने दूसरे भाइयों को भी बता दिया है, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक वक्त का खाना ही बचा है। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। एक योद्धा होने के नाते मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपनी टीम के बाकी सदस्यों की चिंता है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, नोक्टार। मैं नोक्टार के करीब गया और फुसफुसाते हुए कहा, अगर आप ब्लाइंड से प्रभावित इलाके में थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको खाना मिल जाएगा। हाँ, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, बिल्कुल, कोई तो कारण होगा जो आप नहीं बता सकते, है ना? हाँ, मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। मैं मान लूंगा कि यह मुझे संयोग से मिल गया। शुक्रिया थियो, तुम सचमुच मेरे दोस्त हो। चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं यह एहसान चुकाऊंगा। यदि हम सुरक्षित रूप से अकादमी में वापस लौट आएं, तो हम मध्यावधि परीक्षा के लिए एक साथ अध्ययन करेंगे। जरूर, तुम कड़ी मेहनत करो, नोक्टार। मैं अब चलता हूँ। जैसे ही मैंने नोक्टार को विदाई दी और अपनी टीम में लौटने वाला था, मैंने जंग वूही से नजरें मिलाईं, जो मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखें, जो एक क्षण पहले तक उदासीन थीं, धीरे से चौड़ी हो गईं। मैं अनुमान लगा सकता था कि वह क्या सोच रही थी। चूंकि मैंने तहखाने के प्रवेश द्वार और उसकी विशेषताओं का सटीक वर्णन किया है, इसलिए वह और भी दृढ़ता से मानेगी कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। हाँ, मुझ पर अधिक विश्वास करो। अधिक गलतफहमी, क्योंकि मैं आपको आपके मित्र वू ह्योयोन के बारे में नहीं बता सकता। अभी तक नहीं। हंगामा बिना किसी समस्या के शांत हो गया। इसके तुरंत बाद रोक और अन्य प्रशिक्षक छात्रों के सामने उपस्थित हुए। घबराए नहीं, हमने यथार्थ के जितना करीब संभव हो सके स्थिति का अनुकरण किया है। वास्तविक युद्ध में कुछ भी हो सकता है। अप्रत्याशित परिस्थितियां अक्सर घटित होती हैं। आपका ध्यान केवल आपको सौंपे गए कार्यों को पूरा करने पर होना चाहिए। इसके साथ ही रोक छात्रों की नाराजगी भरी निगाहों को पीछे छोड़ते हुए चले गए। जाने से पहले उसने मुझे एक जानकार मुस्कान दी। उसकी मुस्कुराहट का मतलब बिल्कुल साफ था। जैसी कि उम्मीद थी, वो टर्निंग व्हाइट के घुसपैठियों से निपट रहा था। खैर, रोक के जाने के बाद छात्रों ने जानकारी इकट्ठा करना और साझा करना शुरू कर दिया। हमारी टीम को सूचना आदान प्रदान के लिए सबसे अधिक अनुरोध प्राप्त हुए, लेकिन हमने उन्हें अस्वीकार कर दिया। क्या वे पागल हो गए हैं? हमें इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आयशा, सिएना, जंग वूही और नोक्टार की देखभाल करना पहले से ही काफी कठिन है। बेशक अभी किया गया अच्छा काम बाद में काम आ सकता है, लेकिन मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं। मुझे प्राथमिकता तय करनी होगी और जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मेरी टीम के ये सदस्य मेरे लिए अन्य सभी छात्रों की तुलना में अधिक मूल्यवान हैं। अगले दिन, बुधवार, पिछले दिन की तरह ही हमारी टीम ने फिर से भूत प्रकार के कालकोठरी में प्रवेश किया। लेकिन हमारा खाना खत्म हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर हम कोशिश भी करें तो गुरुवार दोपहर तक बिना खाए रहना मुश्किल होगा। ट्रैविस और मोनिका ने मेरी ओर तिरछी नजर डालते हुए यह बात कही। अब यह एक स्वचालित प्रतिक्रिया की तरह है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई जादुई थैला हूं जो कभी भी कुछ भी पैदा कर सकता हूं। हालांकि ऐसी निगाहें पाकर मुझे कोई खास बुरा नहीं लगा, विशेषकर इसलिए कि मैं आज अन्वेषण समाप्त करने की योजना बना रहा हूं और फिर दिव्य जानवर की खोज में निकलूंगा।
मैंने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, चलो इस तरफ चलते हैं। नए विज्ञापन टॉगल करें 4/5 चैप्टी का आनंद लें। यहाँ क्लिक करें। अध्याय 100 झूठ 3। मेरी टीम के सदस्यों की निगाहें मेरी उंगली की नोक की ओर टिक गईं। उनकी आंखों में एक अजीब भाव था। ओह थियो, क्या तुम कुछ जानते हो? ट्रैविस, तुम इस पर सवाल क्यों उठा रहे हो? क्या थियो की सलाह ने हमेशा हमारी मदद नहीं की है? हमें बस अपना काम करना है और थियो पर भरोसा करना है। ट्रैविस और मोनिका आपस में झगड़ने लगे। मैंने हमेशा ऐसा महसूस किया है, लेकिन वे वास्तव में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित कर सकते हैं। मैंने शांतिपूर्वक सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, हमारा खाना खत्म हो गया है और हमारे पास और पाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम इस कालकोठरी की प्रकृति जानते हैं। क्या ये भी वाल्डेर परिवार के प्राचीन दस्तावेजों से है? अब पीएल ने मेरी ओर नाराजगी से नहीं, बल्कि स्पष्ट सीधी निगाह से देखा। ये सही है एंड्रू, क्या आप सहमत हैं? मैं तो बस अनुसरण करूंगा, एंड्रू ने लापरवाही से जवाब दिया। केवल एक ही बचा है, पेल। मैंने अपनी नज़र पूरी तरह से पील की ओर घुमाए और पूछा, पील, क्या आप भी सहमत हैं? हाँ, मैं समझता हूँ। पेल, जो एक क्षण के लिए झिझक रहे थे, ने भी जवाब दिया। तो फिर मैं मानता हूं कि हम सब सहमत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहकर मैं उस दिशा की ओर बढ़ गया जिस ओर मैंने इशारा किया था। ठीक है, समझ गया थियो, चलो चलें। मुझे उम्मीद है कि हमें कुछ खाने को मिलेगा। क्या हमें मिलेगा? तुरंत ही ट्रैविस और मोनिका मेरे पीछे आ गए। उद्धरण चिन्ह। चुपचाप एंड्रू और पील भी पीछे पीछे चल पड़े। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई जगह भी है। ठीक है, तहखाने में डिब्बाबंद खाना, ये तो अप्रत्याशित है। इसे यहाँ किसने छोड़ा? कोई संकेत नहीं है कि यहाँ कोई आया था। ये दिलचस्प है। ट्रैविस और मोनिका ने आगे वेदी पर रखे डिब्बों को आश्चर्य से देखा। ये यादें ताज़ा कर देता है। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार खेल में डिब्बाबंद भोजन देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया था। ये सिर्फ मेरी प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि गेम के उपयोगकर्ताओं ने भी गेम कंपनी के समक्ष विरोध जताया था और पूछा था कि कालकोठरी में डिब्बाबंद भोजन क्यों था। कंपनी का जवाब सरल था, गेम में हीट पैक भी है, तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि डिब्बाबंद खाना भी होगा? हमारे काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स में कई नए तत्व शामिल हैं जो शायद आपको दूसरे गेम्स में न मिले हों। उपयोगकर्ताओं ने समय रहते कंपनी के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। आखिरकार खेल में कटलेट और ब्रेस्ड पोर्क जैसे खाद्य पदार्थ शामिल थे। इसके अलावा, यदि हम आधुनिक इतिहास पर विचार करें तो डिब्बाबंद भोजन हीट पैक से भी पहले आया था। खैर, एक आधुनिक मानव के रूप में यह मेरा विचार है। खेल के पात्र जो मेरी टीम के सदस्य हैं, वे अलग तरह से सोचेंगे। एंड्रू, जो अब तक चुप था, ने अपनी आंखें चौड़ी की और टिप्पणी की, एक तहखाने में डिब्बाबंद खाना, यह आश्चर्यजनक है, और इसमें इतनी विविधता है। एंड्रू के विपरीत पेल शांत रही। उसका मुंह एक तंग रेखा की तरह था। उसने मुझे केवल एक त्वरित अस्थिर नजर से देखा। वह मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सुंदर हूं। मूल खेल में पेल लोगों को उनके दिखावे से नहीं आंकते थे। खैर, थियो की भावनाएं फिर से बढ़ने लगी हैं। मैंने जल्दी से अपनी नजरें उससे हटा ली और डिब्बाबंद खाने की ओर इशारा किया। चलो पहले इन्हें इकट्ठा करते हैं। समझ गया थियो, जरूर टिल्डर। ट्रैविस और मोनिका ने तुरंत डिब्बाबंद भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वहां सभी प्रकार के डिब्बे थे। वहां न केवल टूना मछली थी, बल्कि बीन्स, स्मोक्ड सैल्मन आदि भी थे। यह मात्रा हम पांचों के लिए लगभग 3 दिन तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा, ये स्वचालित रूप से लोगों की संख्या के अनुसार उत्पन्न होता है, इसलिए अन्य टीमें भी कुछ संख्या एकत्र करने में सक्षम होंगी। मुझे फिर से एहसास हुआ कि जिस दुनिया में मैं फंस गया हूं वह काफी यथार्थवादी है, फिर भी खेल जैसी है, ये भ्रमित करने वाली है। ट्रेविस ने मेरी ओर देखा और बोला, हमने उन सभी को इकट्ठा कर लिया है थियो। अच्छा काम किया ट्रैविस। चलो तहखाने में और अंदर चलते हैं। मैंने एक बार फिर से नेतृत्व संभाला और तहखाने में और अंदर प्रवेश किया। खाद्य समस्या अब हल हो गई है। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं तो हम आज दोपहर तक इस तहखाने की खोज पूरी कर लेंगे। जब तक आप अच्छी तरह से तैयार हैं और गलतियों से बचते हैं, ये कालकोठरी एक आसान काम है जिसे एक दिन के भीतर साफ किया जा सकता है। हम बहुत लंबे समय से नहीं चले थे। क्या ये पत्थर का दरवाजा है? ऐसा ही लगता है। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा।
ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें उस गेट से होकर ही जाना होगा। हमारे सामने एक बड़ा पत्थर का द्वार था जो लगभग 5 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा था, और उसके सामने एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था जिसका आकार लगभग एक वयस्क व्यक्ति के बराबर था। ये तीसरा शाखा बिंदु था। मैं पत्थर के गेट को भावशून्यता से देखता रहा। टीम के अन्य सदस्य भी मेरे पीछे से पत्थर के गेट की ओर देख रहे थे। पेल, जो पीछे था, बुदबुदाया, यह अशुभ लगता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यह फिर से दिबफ जादू हो सकता है। एंड्रू ने अपना सिर हिलाया। एंड्रू का अनुमान सही था। ठीक उसी तरह जैसे कि पत्थर के द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करते समय व्यक्ति दिबफ जादू के प्रभाव में आ जाता है। हालांकि पत्थर का द्वार सीधे नहीं खोला जा सकता। पत्थर के द्वार को खोलने के लिए पत्थर के खंभे को छूना पड़ता है, और जिस क्षण पत्थर के खंभे को छुआ जाता है पूरे क्षेत्र में जादू फैल जाता है। आसान, मुझे बस इतना करना है कि अकेले अंदर जाऊं, दिबफ जादू से प्रभावित होऊं और फिर दिबफ रिकवरी पोशन ले लूं। यहां स्थापित दिबफ जादू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे पास जादू शून्यकरण का ट्रम्प कार्ड है। मैंने टीम की ओर मुड़कर कहा, सब लोग जहां हैं वहीं रुकें। मैं पहले अंदर जाऊंगा। जैसे ही मैंने पत्थर के खंभे की ओर चलना शुरू किया, थोड़े समय में निश्चित संख्या में लोगों के प्रवेश के कारण कालकोटरी की कठिनाई बढ़ गई है। अचानक एक सिस्टम संदेश प्रकट हुआ और कालकोटरी हिंसक रूप से हिलने लगी। विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, भले ही मैंने मूल गेम की सभी सामग्री पर विजय प्राप्त कर ली थी। कालकोटरी ऐसे हिल गई मानो भूकंप आ गया हो। क्या हो रहा है? क्यों? यह अचानक क्यों हिल रहा है? ये ढह नहीं रहा है ना? ट्रैविस और मोनिका ने उत्सुकता से बात की। ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ मैं ही नहीं था जो इसे महसूस कर रहा था। क्या कोई बाहर हमें दफनाने की कोशिश कर रहा है? मैंने जल्दी से स्थिति का आकलन करने की कोशिश की और निष्कर्ष निकाला, नहीं। इस समय एकमात्र स्थान जो इतना साहसिक कदम उठा सकता है वह है टर्निंग व्हाइट। लेकिन उनकी भेजी गई टीम को संभवतः हमारे बारे में पता भी नहीं है। और ये देखते हुए कि रोक और अन्य प्रशिक्षक अब तक उस टीम से निपट चुके होंगे, उनके लिए ऐसा कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ये भी असंभव लग रहा था कि उनके मुख्यालय ने इस अज्ञात कालकोटरी में हस्तक्षेप किया हो। आखिर ये क्या हो रहा है? मैं गहरी सोच में डूबा हुआ स्थिर खड़ा रहा। कुछ समय बाद अचानक मुझे मूल गेम के पैच नोट्स याद आ गए जो मैंने थियो को अपने कब्जे में लेने से ठीक पहले पढ़े थे। हमारा मानना है कि कई उपयोगकर्ता इस प्रमुख अपडेट से आश्चर्यचकित हुए होंगे। यह अपडेट कुछ ऐसा है जिसे हम अपने लिए नई चुनौती कहने का साहस भी करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह अपडेट काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स का ऑनलाइन परीक्षण संस्करण है। यह एकल खिलाड़ी गेम से आगे ऑनलाइन गेमिंग की ओर एक कदम है। नई दुकान प्रणाली और विभिन्न मोड़ों से भरी नई कहानी भी इस परीक्षण का हिस्सा है। इसके अलावा पहले से उपलब्ध सुविधाओं में भी कई अन्य बदलाव होंगे। एक पैच जिसने स्पष्ट रूप से गेम कंपनी के इरादे को प्रदर्शित किया, जो केवल कट्टर प्रशंसकों को लक्षित करने वाले विशिष्ट बाजार से बाहर निकलकर मुख्यधारा में आना चाहती थी। एक अनुभवी खिलाड़ी के रूप में जिसने शतरंज से लेकर फुटबॉल तक खेल की हर छोटी बड़ी बात में महारत हासिल कर ली थी, मैंने आनंद के एक नए स्रोत के आगमन का स्वागत किया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह सामने आएगा। मैंने जल्दी से वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश की। चूंकि कालकोटरी की कठिनाई बढ़ गई थी, इसलिए शाखा बिंदु पर डाले जाने वाले दिबफ जादू की शक्ति भी निश्चित रूप से बढ़ गई होगी। अंततः जब कालकोटरी का हिलना बंद हो गया, मैंने पलटकर अपनी टीम के सदस्यों की ओर स्पष्ट रूप से देखा और कहा, यह तथ्य कि हमें आगे बढ़ना है नहीं बदला है। मैंने निर्णय ले लिया। चलो अंदर चले। हम अब और देरी नहीं कर सकते। हमें अपनी बनाई योजना पर अडिग रहना होगा, भले ही हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए। आज मुझे इस कालकोटरी का अंत देखना है, स्पष्ट इनाम प्राप्त करना है और फिर दिव्य जानवर को ढूंढना है। कारण चाहे जो भी हो, भविष्य पहले ही बदल चुका है। मैं बच जाऊंगा। मैं अपना सब कुछ दूंगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस खेल का भविष्य बदलने से पहले ही असफलता की संभावना अधिक थी। अब मैं बस यही कर सकता हूं कि इस कठिन परीक्षा से उबरने की पूरी कोशिश करूं। मैं लेटकर आसन मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। यदि मृत्यु का क्षण भी आ जाए तो मैं सिर ऊंचा करके मरूंगा। नए विज्ञापन टॉगल करेवा, ये चैपी 100 है। मैंने अब तक 300 से अधिक चैपी बना ली हैं। अप्रैल में शुरू किया था। 5/5 चैप्पी का आनंद लें। यहां क्लिक करें।
अध्याय 101 झूठ 4 सामान्यतः ये भाग पूरा करना आसान होगा, लेकिन अब जब कठिनाई बढ़ गई है तो कुछ भी हो सकता है। हम दूसरे शाखा बिंदु की तरह ही ज़ॉम्बी द्वारा घेर लिए जा सकते हैं और साथ ही शक्तिशाली डिबफ जादू से भी पीड़ित हो सकते हैं। यहाँ से हम अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अन्य पात्रों के व्यक्तित्व और भविष्य में बदलाव से मुझे सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम जिन वर्तमान परीक्षणों का सामना कर रहे हैं वे प्रत्यक्ष खतरा हैं। यह मुझे डराता है। मैं भयभीत हूँ। मैं हार मानना चाहता हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे आगे बढ़ना है। आप सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, लेकिन सोने का नाटक करने वाले व्यक्ति को नहीं जगा सकते। प्रकाश उन लोगों के पास नहीं आता जो कोने में छिपे रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल सोचना नहीं बल्कि कार्रवाई करना है। जिस क्षण से मैंने थियो के शरीर में निवास किया है, मैं इसी तरह रह रहा हूँ। क्रमशः ये बात मन में रखते हुए मैं पत्थर के ब्लॉक के पास पहुंचा। नल, मैंने धीरे से ब्लॉक के ऊपरी हिस्से पर थपथपाया। ओह ओह हो, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। मेरे शरीर से शक्ति खत्म हो जाती है। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी सहन शक्ति हर सेकंड कम होती जा रही है। आखिरकार ये जहर है। यद्यपि कठिनाई अधिक है, लेकिन डिबफ का प्रकार मूल गेम जैसा ही है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक मजबूत है। गल्प गल्प मैंने जल्दी से अपने बैग से डिबफ रिकवरी पोशन निकाला और उसे पी लिया, लेकिन डिबफ अभी भी मुझे प्रभावित कर रहा था। अरे, एक मानक खुराक पर्याप्त नहीं है। मैं लगातार औषधियां पीता रहा। चिपचिपी बनावट और भयानक गंध के बावजूद मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे पीना जारी रखना पड़ा। उफ, अंततः जहर साफ हो गया। ये कष्टप्रद डिबफ मंत्र तभी हटा जब मैंने अपनी सभी औषधियां समाप्त कर लीं। मैं तुरंत ही अपने साथियों की जांच करने के लिए मुड़ा। उफ, मुझे अपने शरीर में कोई ताकत महसूस नहीं हो रही है। क्यों? अब तक तो केवल थियो ही प्रभावित था। क्यों? हियो, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। लानत है। मेरी तरह ही मेरे टीम के साथी भी घुटनों के बल बैठे थे। सभी अलग अलग मुद्रा में थे, सभी जहर की स्थिति से पीड़ित थे। ऐसा लगता है कि कालकोठरी की बढ़ी हुई कठिनाई के बारे में सिस्टम संदेश केवल मुझे ही दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो इस प्रणाली से प्रभावित हूं। हालांकि कठिनाई बढ़ गई है, फिर भी हम राक्षसों से घिरे नहीं हैं। ये परिवर्तन डिबफ मंत्रों की शक्ति और पहुंच में प्रतीत होता है। मूल खेल में जिस स्थान पर मेरे साथी खड़े थे वह सुरक्षित था। कोई अन्य रास्ता नहीं है। मैंने अपने साथियों के पास जाकर जादुई शून्यकरण का उपयोग करने का निर्णय लिया। चाहे डिबफ कितना भी मजबूत क्यों न हो, मेरा मैना शून्य मैजिक नुलिफिकेशन लगभग किसी भी उच्च स्तरीय जादू को निष्प्रभावी कर देता है। मेरा इरादा पहले इसका प्रयोग एंड्रू पर करने का था, जिसका शरीर सबसे कमजोर है, लेकिन मेरा शरीर पीएल की ओर मुड़ गया। धिक्कार है थियो। अपने भीतर के थियो को दबाते हुए मैंने एंड्रू पर जादुई शून्यकरण का प्रयोग किया और फिर ट्रैविस और मोनिका पर भी। ये सबसे यथार्थवादी दृष्टिकोण है। चारों में से पेल की सहन शक्ति सबसे अधिक थी। अंततः मैंने पेल का कंधा पकड़ लिया। हाँ, थके हुए पेल ने मेरी ओर देखते हुए जोर से हौंफना शुरू कर दिया। उसकी आंखें थकावट से भरी थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने जहर वाली स्थिति को भुला दिया है। ये बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। सचमुच, मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। इसी तरह ट्रैविस, मोनिका और एंड्रू, जो जहर की स्थिति से बच गए थे, उठ नहीं सके और फर्श पर बैठ गए। हम तुरंत अंतिम चौथे शाखा बिंदु तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे पास मैजिक नुलिफिकेशन के केवल 2 उपयोग बचे हैं। इस कालकोठरी का अंतिम चौथा शाखा बिंदु अन्य की तरह डिबफ जादू से फंसा हुआ है। मैं गहरी सोच में पड़ गया। हमारा अगला कदम क्या है? हम और अधिक डिबफ रिकवरी पोशन प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पास कल दोपहर 1 बजे तक का समय है। एमी संभवतः इस समय दिव्य जानवर के स्थान की जांच कर रही है, लेकिन प्राथमिकता मेरी टीम की रिकवरी है। ये बात ध्यान में रखते हुए मैंने अपने साथियों के बगल में एक कंबल बिछाया और बैठ गया। एमी अपनी सामान्य अवस्था के विपरीत भारी सांसें ले रही थी। वह चेहरे पर विकराल भाव लिए एक चट्टानी चट्टान पर चढ़ रही थी। चट्टान खड़ी और उबड़ खाबड़ थी। वाल्डेर्क परिवार में भेजे जाने से पहले उन्होंने इक्विलिब्रियम से रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया था। ये कठिन था। मैं हाल ही में प्रशिक्षण बहुत अधिक छोड़ रहा हूँ।
वह कभी कभार थोड़ी ट्रेनिंग तो करती थी, लेकिन थियो के अकादमी में आने के बाद से उसने ज्यादा मेहनत नहीं की थी। थियो की मांगों को पूरा करना उसके लिए पहले से ही काफी मुश्किल था, और हाल ही में वह इक्विलिब्रियम के साथ अपने संचार के कारण अपने कभी कभार होने वाले प्रशिक्षण की भी उपेक्षा कर रही थी, जो बदले हुए थियो के विषय पर केंद्रित था। उफ, दर्द हुआ। उसकी उंगलियों के सिरे कुचले जा रहे थे और उसने जो दस्ताने पहने थे उनका अगला हिस्सा खून से लथपथ था। वूश वूश, एक भयंकर हवा ने एमी के कपड़ों को छेड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। जब उसने नीचे देखने का साहस किया तो उसे एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। चाहे वह कितनी भी आश्वस्त क्यों न हो, यदि वह इस ऊंचाई से गिरती तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती। वह डरावना था, लेकिन उसे यह करना ही था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसका थियो ने अनुरोध किया था। उसे अपने आप को उसके सामने अच्छा दिखाना था। वह उसे कभी भी अपने संघर्षों को देखने नहीं दे सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि थियो एक बेहद समझदार इंसान है। अगर वह बेकार है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोड़ देगा। अब उनके आसपास कई प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वह एल्फ राजकुमारी जो आत्माओं को नियंत्रित कर सकती थी, एक ओर्क सरदार का दुर्जय पुत्र तथा असीम क्षमता वाली पूर्व की एक लड़की। एमी ने तर्कसंगत निर्णय लिया। थियो के सामने उसे एक ऐसे सेवक की छवि प्रस्तुत करनी थी जो बिना किसी शिकायत के कोई भी कार्य करता है। जब तक वह ऐसा कर सकती है, वह भविष्य में उसे नहीं छोड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके निर्णयों में संतुलन हमेशा बना रहता है। वे फिलहाल थियो पर नजर रख रहे हैं। अकादमी से स्नातक होने के बाद वह निश्चित रूप से उनके साथ जुड़ जाएगा, और वह निस्संदेह इक्विलिब्रियम के कार्यकारी बनेंगे। अकेले उनकी विकास दर ने इसकी गारंटी दी, और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वह उसकी बंधक बहन सेलेना को बचा सकता है। यद्यपि थियो किसी तरह बदल गया था, मानो वह एक अलग व्यक्ति बन गया हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंततः वह इक्विलिब्रियम का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे और वह अभी भी लगातार खुद को साबित कर रहे हैं। वह परिणामों के माध्यम से बोल रहे हैं। इन विचारों को मन में रखते हुए एमी चट्टान की चोटी पर पहुंच गई, और उसने ये देखा, रहस्यमय और सुंदर कपड़े से घिरा एक बक्सा। वो छोटा था, उसके बैग का लगभग 1/3 लंबाई और चौड़ाई शायद 20 सेंटीमीटर। सूखा खुरदुरा फर्श, ठंडी तेज हवा और एक बाहरी चीज। उद्धरण चिन्ह। जैसे कि वह किसी चीज से मोहित हो गई हो, एमी रहस्यमय बॉक्स के पास पहुंची और उसे उठा लिया। और जैसे ही वह बक्से के चारों ओर का कपड़ा खोलने वाली थी, थियो की चेतावनी याद आ गई, चाहे कुछ भी हो जाए, डिब्बे की सामग्री की जांच न करें। ये याद रखें, यह एक ऐसी बात थी जिस पर थियो ने, जो खुद को दोहराने से नफरत करता था, कई बार जोर दिया था। आखिर उस डिब्बे में ऐसा क्या है जो उसे ऐसा कहना पड़ा? वह उत्सुकता से भर गई। वह बक्से की सामग्री की जांच करने के लिए उत्सुक थी। हालांकि आपके पास कोई कारण अवश्य होगा, युवा स्वामी। ऐसा कहते हुए एमी ने रहस्यमयी बॉक्स को वापस वहीं रख दिया जहां से उसे मिला था। कुछ घंटों के आराम के बाद हमारी टीम अंतिम चौथे शाखा बिंदु पर पहुंची। अपनी अनूठी विशेषताओं वाली पिछली शाखाओं के विपरीत अंतिम शाखा अलग नहीं थी। हमारी आंखों के सामने केवल एक सपाट बंजर फर्श था। यहां किसी के भी अकेले प्रवेश करने का कोई कारण नहीं था। यदि टीम का एक भी सदस्य आगे आता तो डिबफ जादू सभी को समान रूप से प्रभावित करता। और जब मैं समान रूप से कहता हूं, तो मेरा मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। पहली शाखा के परिणामस्वरूप भ्रम उत्पन्न हुआ। दूसरी शाखा अंधेपन की ओर ले गई। तीसरी शाखा ने विष दिया। अब चौथी शाखा पासा फेंकने की है। कोई व्यक्ति स्तब्ध या मौन से पीड़ित हो सकता है। मूल खेल में इन कष्टों के 10 से अधिक विभिन्न प्रकार थे। एक क्षण रुको। अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए मैंने अपनी टीम के सदस्यों से बात की और प्रत्येक पर नजर डाली। बढ़ी हुई कठिनाई एक समस्या है। कम से कम ये तो निश्चित है कि हम मूल गेम की तुलना में अधिक शक्तिशाली डिबफ से प्रभावित होंगे। मैं सचमुच आशा करता हूं कि यह कुछ साइलेंस जैसा हो। मौन एक डिबफ है जो एक निश्चित अवधि के लिए लक्ष्य के मन को सील कर देता है। चूंकि मेरा मन पहले से ही शून्य पर है, इसलिए इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार मैजिक कार्ट्रिज मेरे शरीर से स्वतंत्र रूप से काम करता है। मुझे वह डिबफ याद आ गया जो मूल गेम में नीके को मिला था। आश्चर्य की बात यह है कि प्रभाव का नाम छोड़ दिया गया, लेकिन मुझे इसके प्रभाव स्पष्ट रूप से याद हैं। उसका शरीर गर्म हो गया और वह अन्य महिला टीम सदस्यों को अजीब नजरों से देखने लगा। हालांकि चूंकि मूल गेम काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स वयस्क रेटेड गेम नहीं है, इसलिए इसे वहीं रोक दिया गया।
इसके अलावा क्योंकि नीके एक हिजड़े की तरह थी। हालांकि जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी उसके कारण उपयोगकर्ताओं ने इसके लिए एक अलग नाम सुझाया। उन्होंने इसे कीट कहा। नए विज्ञापन टॉगल करें 1/5 चैप्पी का आनंद लें। यहाँ क्लिक करें। अध्याय 102 झूठ 5 किस प्रकार का डिबफ जादू हमारा इंतजार कर रहा है। इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। चलो हम चलें और पता लगाएं। सभी लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम पर जादू का असर होगा। समझ गया। मुझे उम्मीद है कि यह जहर नहीं है। भौहें सिकोड़ते हुए उन्होंने सिर हिलाया। इस बीच पील ने शांति से पूछा, यह किस प्रकार का डिबफ जादू है? मेरा जवाब सरल था, मुझे नहीं पता। यह एक व्यर्थ प्रश्न था। चौथी शाखा पर डिबफ जादू यादृच्छिक है। वहां कोई नियम नहीं थे। यद्यपि मैं मूल खेल से परिचित हूं, फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। समझ गया। पेल ने धीरे से सिर हिलाया। टीम को चेतावनी देने के बाद अब आगे बढ़ने का समय आ गया था। कृपया इसे शांत रहने दें। इसे शांत रहने दें। चौथी शाखा में कदम रखते ही मैंने मन ही मन कामना की। हालांकि मेरी आशा पूरी नहीं हुई। मेरी हृदय गति बढ़ गई और मेरी सहन शक्ति तेजी से कम होने लगी। ये जहर था, तीसरे शाखा बिंदु से भी अधिक शक्तिशाली। मुझे इसे शीघ्र हटाना होगा। मैंने तुरंत अपने ऊपर जादुई शून्यकरण डाल दिया। अब मेरे पास केवल एक ही उपयोग बचा था, जिसे पहले उपयोग के 24 घंटे बाद पुनः भरना था। चूंकि मैंने इसे पहली बार केवल कुछ घंटे पहले ही प्रयोग किया था, इसलिए 4 बार प्रयोग करने के बाद इसे पुनः भरने के लिए मुझे लगभग 22 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। मुझे ये निर्णय करना था कि अंतिम जादुई शून्यकरण किसे प्रदान किया जाए। ये सोचते हुए मैंने टीम का अवलोकन किया। मैना को न चला पाने के अलावा यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये थोड़ा दम घोंटने वाला है। ट्रैविस मॉन्ट से पीड़ित है, तो फिर वह पास है। ओह, मैं अपने सामने कुछ भी नहीं देख सकता। ये बहुत अंधेरा है। मोनिका अंध है। अंधेपन के कारण उसे घुटन महसूस हो सकती थी, लेकिन यह जहर जितना घातक नहीं था। नहीं, सैली, अगर तुम भी उसके पास जाओगी। नहीं। एंड्रू ने अपनी बाहें फड़फड़ाईं, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। एंड्रू भ्रमित लग रहा है। अगर यह सैली है तो उसे नाइट विभाग में प्रथम वर्ष की छात्रा होना चाहिए। सैली, जो अपनी मासूम ग्रामीण युवती जैसी पवित्रता और चमकदार मुस्कान के लिए जानी जाती थी, मूल खेल की नायिका नहीं थी। हालांकि उपयोगकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें लगभग एक उपनायिका बना दिया। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से थी और अक्सर अंशकालिक काम करती थीं। वैसे भी अंतिम जादुई शून्यकरण का उपयोग एंड्रू पर किया जाना चाहिए। उसके जैसे सावधानीपूर्वक काम करने वाले व्यक्ति के लिए भ्रम जैसा डिबफ विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शाखा बिंदु को पार करना कालकोठरी के पूरा होने का संकेत नहीं है। हमें अभी भी कालकोठरी के मालिक को हराना है और एंड्रू इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात मन में रखते हुए मैं एंड्रू के पास गया और पीएल पर एक नज़र डाली। पेल जोर जोर से हौंफ रहा था। क्या उसे भी मेरी तरह जहर है? मेरे पास अतिरिक्त डिबफ रिकवरी पोशन या मैजिक नुलिफिकेशन नहीं है, लेकिन मुझे उसकी स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है। बॉस को हराने में पील की भूमिका एंड्रू की तरह ही महत्वपूर्ण है। यदि आवश्यकता पड़ी तो मुझे जादुई कारतूस में संग्रहित जादू का उपयोग करना पड़ सकता है। सबसे पहले एंड्रू के डिबफ को हटा दें। मैं घुटनों के बल बैठ गया और सीधे एंड्रू पर जादुई शून्यकरण डाल दिया, जो दयनीय रूप से रो रहा था। तुरंत ही उसका रोना बंद हो गया। ये तो सचमुच भयानक था। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, थियो। एंड्रयू ने आह भरी। लेकिन वह ऐसा क्यों दिखता है? कृतज्ञता भरे शब्दों के बावजूद एंड्रू भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देख रहा था। मेरी आवाज में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट थी। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ये कुछ भी नहीं है, थियो। मैं माफी चाहता हूँ। एंड्रू ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। वह अवश्य ही भ्रम से जूझ रहा होगा। ये देखते हुए कि एंड्रू वर्तमान में हमारी टीम का शीर्ष खिलाड़ी है, मुझे समझदारी दिखानी चाहिए। सबसे जरूरी मुद्दे के हल हो जाने के बाद पीएल की मदद करने का समय आ गया था। एंड्रू, अपना ख्याल रखना। जैसे ही मैंने ये कहा, मैं जल्दी से पेल के पास गया। ठीक तभी ग्रर जमीन जोर से हिली और फर्श से एक पत्थर की दीवार उठने लगी। यह मूल खेल में मौजूद नहीं था, शायद कठिनाई बढ़ने के कारण। क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? ट्रैविस और मोनिका की चीखें जल्द ही बंद हो गईं।
पत्थर की दीवार छत तक पहुंच गई थी, जिससे किसी भी प्रकार की आवाज आना बंद हो गई। धत्तेरी की, मुझे लगा कि चीजें कुछ ज्यादा ही सुचारू रूप से चल रही हैं। मैंने आह भरी और पील की ओर मुड़ा, जो अब मेरे साथ इस छोटी सी जगह में फंस गया था। फंस गया हूं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लगभग 5 मिनट तक अपनी उन्नत पर्यवेक्षक की आंख से अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के बाद मेरा यह निष्कर्ष निकला। हाँ, हमारी टीम अब विभाजित हो गई थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि हम यहाँ कितने समय तक फंसे रहेंगे। धत्तेरी की धप धप। हताश होकर मैंने दीवार पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे हाथ में दर्द होने लगा। पत्थर की दीवार अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। यदि यह इतना ठोस है, तो एंड्रू का सबसे शक्तिशाली आग का गोला भी शायद इसे केवल खरोंच ही पाएगा। कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न होने के कारण ऐसा लग रहा था कि हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि पत्थर की दीवार अपने आप गायब न हो जाए। चूंकि यह एक निम्न स्तरीय कालकोठरी थी, इसलिए दीवार को कुछ ही घंटों में गायब हो जाना चाहिए था। ये सोचते हुए मेरी नज़र पेल पर पड़ी, जो उसी जगह फंसा हुआ था। पेल अभी भी घुटनों के बल बैठी थी, उसका सिर गहराई से झुका हुआ था। वह किसी चीज से जूझती हुई प्रतीत हो रही थी, उसकी सांसें भारी थी। ओह! हाँ, नहीं, वह हौंफ रही थी। कुछ ठीक नहीं है। मैंने शुरू में सोचा कि वह जहर से पीड़ित है, लेकिन उसके लक्षण अलग लग रहे थे। पेल के गाल चमकीले लाल थे, गर्मी से लाल थे, और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी पीली कॉफी रंग की गर्दन से लगातार पसीना रिस रहा था। ये हो सकता है। क्या ये गर्मी थी? सभी में से ये पीएल ही था। मुझे जादुई कारतूस का उपयोग करना होगा। बेशक, जादुई कारतूस में उपचार मंत्र इलाज शामिल था। मुझे यकीन नहीं था कि इससे पीएल की हालत में सुधार होगा, लेकिन भले ही इससे मेरी सारी मानसिक शक्ति खत्म हो जाए, मुझे उसे ठीक होने में मदद करनी थी। यह आगामी बॉस लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण था। इस मोड़ के अंत में एक विशाल दरवाजा होगा, जिसके पीछे कालकोठरी का मालिक रहता है। इस कालकोठरी को भूत प्रकार की कालकोठरी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इससे पहले हमने कभी भूत का सामना नहीं किया था, लेकिन भूत प्रकार के बॉस के कारण इसे यह वर्गीकरण प्राप्त हुआ। अभ्यास तलवारों की तरह साधारण ब्लेड भी भूत प्रकार के राक्षसों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यही कारण था कि भूत प्रकार के राक्षस इतने उपद्रवी थे। यदि हम अपने हथियारों के चारों ओर मन लपेट सकते तो चीजें अलग हो सकती थीं। बेशक, चूंकि मेरा मन शून्य पर था, एंड्रू और पील अपरिहार्य थे। काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स में अन्य कृतियों के विपरीत, जहां ऑरा ब्लेड्स या स्वॉर्ड मास्टर्स मौजूद थे, एक हथियार में नियंत्रित तरीके से मैना को डालने में सक्षम होने पर आपको प्रतिभाशाली माना जाता था। वास्तव में हीरो विभाग के प्रथम वर्ष के छात्रों में से केवल नीके और पेल ही ऐसा करने में सक्षम थे। हालांकि तत्काल कार्य पील को उसकी वर्तमान स्थिति से ठीक करना था, जो हीट में होने के समान थी। इस विचार के साथ मैं पेल के पास गया। मत आओ। हा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। पीएल के सामने खड़े होकर मैंने शांति से कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो स्पष्टतः दर्द हो रहा है। मैं अभी भी जादू को नियंत्रित करने में नया था। यद्यपि लक्ष्य से एक निश्चित दूरी से इलाज का उपयोग करना संभव है, लेकिन यह आमतौर पर अनुभवी चिकित्सकों के लिए आरक्षित है। इसमें जोखिम था कि मंत्र चूक सकता था। स्वाभाविक रूप से, यदि मंत्र असफल भी हो जाए तो भी मैं मन खो दूंगा। अपने गेमिंग अनुभव में मैंने अनगिनत मंत्र डाले हैं, लेकिन वास्तविकता अलग थी। जैसे ही मैं एक बार फिर पीएल के कंधे पर अपना हाथ रखने वाला था, मुझे मत छुओ। हा। वह चीखी और जोर से मेरा हाथ झटक दिया। वह अपना सिर नहीं उठा पा रही थी, हौंफ रही थी और बीच बीच में बोल रही थी। उद्धरण चिन्ह। मैंने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। मेरे अंदर निराशा उमड़ रही थी। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वास्तविकता में हीट का अनुभव कैसा होगा, लेकिन निश्चित रूप से हमें उसे जल्द से जल्द ठीक कर देना चाहिए। बकवास बंद करो, पेल। तुम अच्छे नहीं लग रहे। हमारी टीम के एक मुख्य सदस्य होने के नाते हमें तुम्हें जल्दी से ठीक करना होगा। अपने विचार व्यक्त करते हुए मैंने धीरे से अपना हाथ पीएल के कंधे पर रख दिया। वह मेरे स्पर्श से तनावग्रस्त हो गई, लेकिन इस बार उसने इसे अस्वीकार नहीं किया। थोड़ी देर तक इसे सहन करने की कोशिश करो, पेल। जैसे ही मैं पायल पर इलाज डालने वाला था, नहीं। पेल ने कमजोर आवाज में बुदबुदाया। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसके गाल लाल हो गए थे और पसीने से तर हो गए थे। उसकी आंखें कांप रही थीं, जो उसकी बेचैनी का संकेत था। वह बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं थी।
लेकिन पीएल ने स्पष्ट निगाहों से मेरी ओर देखा और बोलना जारी रखा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम ही तो थे जिसने इसकी शुरुआत की थी, है ना? नए विज्ञापन टॉगल करें 2/5 चैप्पी का आनंद लें। यहाँ क्लिक करें।